अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। भाई एक वक्त था जब ख़वातीन, जिनके बारे में ये जोक मशहूर है कि ख़वातीन अपनी एज नहीं बताती और अपनी एज बताते हुए कतराती हैं, वो अपनी एज छुपाती थी। और ना सिर्फ अपनी एज छुपाती थी बल्कि क्या करती थी कि अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले बच्चों को तो लेकर नहीं आती थी सामने, और जो अपने छोटे बच्चे हैं ना लोगों के सामने वो ज़्यादा ला के रखती थी कि भाई ये हमारा छोटा बच्चा है, ताकि जो लोग हैं वो अच्छा जी तो बड़ी यंग हैं, यंग मदर हैं और उनके तो बड़े बच्चे नहीं और ये यंग नज़र आती भी हैं। लेकिन आजकल का टाइम थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है। अब क्या होता है जनाब कि ख़वातीन जो हैं वो ना सिर्फ अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जाने वाले बच्चों के साथ अपनी तस्वीरें लगाती हैं बल्कि खुल के अपनी एज भी बताती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना लोग परेशान हो जाते हैं, वो हैरानी में मुब्तला हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई ये खातून हमें बना रही हैं, ये तो लगती नहीं है, ये तो बड़ी यंग है। आपने आजकल सुना नहीं है कि बड़ी टर्म्स आ गई मैं जी कि 40 इज़ न्यू 20 एंड 50 इज़ न्यू 30। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आजकल की ख़वातीन जो है वो अपना ख्याल रख रही हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले ज़माने में जो खुराकें थी वो अच्छी नहीं थी, बल्कि देखा जाए तो पहले ज़माने की खुराकें ज़्यादा अच्छी खुराकें थीं और वही ऐसी खुराकें थी जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ख़वातीन को स्किन के ज़रा मसले मसाइल नहीं होते थे। और आजकल का दौर भी आपको पता है कैसे कि ज़रा फास्ट फूड का ही ज़माना आ गया है। लेकिन अब ख़वातीन एक्सरसाइज करती हैं, अपना ख्याल करती हैं। और कुछ दिनों पहले ना मैं तस्वीरें देख रही थी कि अच्छा जी जो 40-45 ईयर्स की जो एक्ट्रेसेस होती थी पहले ज़माने में वो कैसी लगती थी, मतलब उनको देख के पता चलता था दैट उनकी एज है। अब आप किसी भी 40 ईयर्स 45 ईयर्स की औरत को देख के ये बता ही नहीं सकते कि इनकी एज है, क्योंकि ख़वातीन अपना ख्याल रख रही हैं, बंदे अपना ख्याल रख रहे हैं। भाई हमारे यहाँ पे 50-50 साल के मर्द जो है वो 25 साल के लग रहे होते हैं क्योंकि ख्याल रख रहे हैं। तो आज जरा हम भी देखते हैं कि वो ऐसा क्या टोटका है, वो ऐसा क्या नुस्खा है, वो ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है जिसकी वजह से आप यंग दिखाई दे सकते हैं। और ये मुमकिन कैसे है ये बताएंगे मेरे आज के बहुत ही स्पेशल गेस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे हकीम आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, शो में आपको खुश आमदीद कहूँगी मैं। हमारे साथ बहुत ही मारूफ एस्थेटिशियन आलिया फारूक भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं, मिजाज बखैर? थैंक यू। और हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर उम्मे राहील, आपको पता है ब्लिस्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उम्मे, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक है, बड़ी प्यारी लग रही है। और उम्मे से भी वैसे हमने पूछना है कि क्या राज है, बल्कि हम मेकअप रूम में ना लड़ रहे थे इनसे क्योंकि उम्मे फाइट करनी थी। मुझे कहती ओ मेरा वजन बढ़ गया है 3 kg, क्योंकि ना मैं एक्स्ट्रा स्मॉल पहनती ना, सॉरी उम्मे, बट हम क्या करें, बाकी लोग कहाँ जाएं जो एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं पहनते। और हमारी जो चौथी गेस्ट है जनाब, मैं उनको भी दावत दे देती हूँ। हमारे साथ हमारी बहुत ही मेरी डॉक्टर ज़ारा शाह मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आज है ज़ारा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। ज़ारा इंटरव्यू ना ऐसे बैक ना एमिली पेरिस एमिली पेरिस की वाली वाइब आ गई मेरे शो में। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप लोग मुझे बताएं कि अकॉर्डिंग टू यू पीपल इंडस्ट्री में, चाहे हमारे लॉलीवुड हो हमारे बॉलीवुड हो, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा शख्स है जिसके पास एक अच्छी गिद्दड़ सिंगी लग गई है कि वो एज नहीं कर रहा? असल में एज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पर्सनालिटीज़ पर बात करने से पहले मेरा ख्याल है कि हम उसूलों पर बात करें। 2-3 चीज़ें हमारे यहाँ बड़ी मशहूर हैं, आप जो खाते हैं वैसे नज़र आते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक इंसान के जिस्म में 75% पानी है। पानी की कमी सबसे पहले अंदाज होती है हमारे स्किन में। मेरी दरख्वास्त ये है कि जो लोग बिल्कुल यानी मैनेज करके अपनी डाइट को बहुत अच्छा खाते हैं, तमाम चीज़ों को सही तौर पर हजम करते हैं, लेकिन वो पानी की कमी का शिकार होते हैं, उनके साथ भी मसाइल हैं। आप देखिए आगा साहब, मैं तो पानी पीती नहीं, ये तो आपको ही पता है कि मेरा तो रमज़ान पूरी ट्रांसलेशन में मैं सहरी में पानी पीना भूल जाती थी। तो अगर देखिए मैं आपको 16 साल से ज़्यादा लग रही, तो उसकी सिर्फ ये रीज़न है मैं पानी नहीं पीती कम पीती हूँ। हाँ। तो मेरी दरख्वास्त है कि इतना ज़रूरी है पानी पीना। ये देखिए, मैं कॉस्मेटिक्स की बात करें, हम और तमाम चीज़ों की बात करें, मैं बेस की बात कर रहा हूं। उस पर तो हम आ ही नहीं रहे ना, कॉस्मेटिक में भी बाद में आएंगे। अभी हम बेस की बात यह है कि पानी का इस्तेमाल प्रॉपर होना चाहिए, आपकी गट हेल्थ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, जो कुछ आप खा रहे हैं वो सही तौर पर हजम होना चाहिए, और जो आप खा रहे हैं उसकी मैनेजमेंट को बेहतर करना चाहिए। ये 3 बुनियादी उसूल हैं, तब कहीं जाकर आप तमाम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अगर
उसकी बात करूं तो मैं अल्लाह का शुक्र है 5 क्लिनिक्स करता हूं एक महीने में, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र भी होता है, एंड आई एम 74। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड। तो दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी करनी है कि इन तमाम चीज़ों को बेहतर तौर पर डील करना, अपने खाने को, अपने पीने को और अपनी मेंटल हेल्थ को। बात यह है कि जब तक कि आप डिप्रेशन में हैं, आप किसी चीज़ को जो आपके सामने है आप उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपके चेहरे पे तमाम चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग भी आ जाती है, बिल्कुल सही सोचना, अच्छा सोचना, वो आपकी एनर्जी बनाते थे ना, वाकई आपके चेहरे पे आ जाता है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों के चेहरे से पता चल जाता है। तो वो जब आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे, जब आप गलत सोच रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे कि ये मैंने उसको तंग करना है, उसको तंग करना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी सोच आपकी उसी तरफ जाना शुरू हो जाती है, एंड इट शोज ऑन योर फेस। यस यस। यानी इसका मतलब ये कि ये तय कर लें कि जो खाते हैं वैसे नजर नहीं आते, जैसा सोचते हैं वैसा नजर आते हैं। नहीं, खाने का वैसा भी ये भी एक अवाब है। लेकिन आपने ना आगे से मेरी बात को जरा गोल कर दिया। मेरा सवाल जो मेरा था कि आपको क्या लगता है, अगर हम इंडस्ट्री में किसी को देखें, किसी एक शख्स को देख के आप बताएं, क्या अभी ही और शी हैज एज्ड वेल, या फिर ये पर्सनालिटीज ऐसी जो सदाबहार हैं? नहीं, बहुत मुश्किल सवाल है। बहुत मुश्किल सवाल है। आपको क्या लगता है ज़ारा? इवन आई एम कंफ्यूज्ड क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं हो रहा कि मैं सोच रही हूँ। So, मैंने अभी डिम्पल कपाड़िया का एक अभी फोटोशूट आया था, वो पे हमारे अपने पाकिस्तानी हमारे बच्चे पाकिस्तानी फैसल कुरैशी को देखें, हाँ, फैसल भाई, आप फहद को देख लें, फहद एजाज असलम को देख लें, आप हुमायूं सैयद, हुमायूं सईद, नो डाउट। मतलब मुझे याद है कि उनका एक भाई मेरे साथ स्कूल फेलो था व्हेन वी वर इन ग्रेड 2, तो ही यूज्ड टू से कि हुमायूं भाई जो है ड्रामेज में आ रहे हैं, और अभी हम बड़े हो गए, बच्चों वाले हो गए, एंड ही स्टिल द सेम। हाँ, अभी मुझे लगता है कि जब मेरे अभी जैसे मेरे बचपन में जो बेस्ट हीरो लगते थे वो हुमायूं सईद थे, अभी भी माशाल्लाह से हुमायूं सईद थे, और जब मेरा जाहिर बड़ा हो जाएगा ना तो मुझे लगता है उनके अपने फेवरेट हीरो हुमायूं सईद। इमरान अब्बास को देखो। यस, चलो इमरान अब्बास तो भी बच्चा है, बट ये तीन बच्चा तो नहीं, मतलब बच्चे के लिहाज से इन तीनों के मुकाबले में तो ही इज क्वाइट यंग। देन फहद मुस्तफा इज आल्सो यंग। हाँ, बट फैसल कुरैशी एंड एजाज असलम दे आर एजिंग वेरी वेरी वेल। और आई थिंक जो इनका डाइट का है हकीम साहब, वो ये है बिकॉज आई थिंक दे ओनली टेक प्रोटीन्स, दैट्स व्हाट आई हर्ड, दे हैव नो इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर्स। मतलब एजाज भाई तो बताते भी है कि नारियल का तेल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो साथ साथ बहुत सारी चीजें। जी जी, मेरी जो जहन में शख्सियत आ रही है वो है निशो। आज भी अब इस प्रोसेस में प्रॉब्लम आई है, अदरवाइज निशो वाज फ्रेश फेस, हर चीज बिल्कुल ठीक थी, पॉजिटिव फैसले करने वाली। और कुछ राज की चीजें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो खातून हाफिज़ा कुरान। माशाल्लाह। अच्छा देखिए, फीमेल्स जल्दी जो है ना एज कर जाती हैं, इतनी सारी स्ट्रेस, प्रेगनेंसी, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, मेल यंग पे यंग रहते हैं। और अनिल कपूर देख ले, वैसे में भी अनिल कपूर आ रहा है। देखिए अनिल कपूर बिल्कुल यंग लगते हैं, और लड़कियों में देखें वो शादी के बाद जल्दी मैच्योर एंड फीमेल्स बड़ी लगती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ एज शादी में भी एज डिफरेंस होना जरूरी है। है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब दोनों एक जितने होते हैं तो औरत तो बिल्कुल बहुत जल्दी, लड़की वैसे भी मैच्योर, एंड मेंटली भी शी इज मैच्योर। हाँ, मेंटली भी शी इज मैच्योर। और मैं आपको वैसे क्या लगता है कि हु हैज एज्ड वेल? इसलिए का फैसल कुरैशी सबसे पहला नाम वही आता है। हुमायूं सईद भी है, लेकिन एजाज असलम, फैसल कुरैशी मेरे जहन में हमेशा यही रहते हैं। बाकी जितनी खवातीन हो तो सारी मैं कहूँगी सभी इसी लाइन में, कोई एक नाम नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने अपने आप को बड़ा मेंटेन रखा हुआ है। वैसे मुझे है कि मैं नीली बेगम को अगर देखूँ ना तो मुझे है कि मैं उनको देखूँ कि वो अब कैसी लगती हैं। अच्छा, हाँ, कि मुझे उनको देखने का बहुत है, जो बच्चों ने खूबसूरत खातून आप कैसी होंगी। लेकिन देखिए, ये जितने भी हम लोगों के हमने नाम लिए ना, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। कोई भी किसी की भी जीन्स इतनी ब्लेस्ड नहीं होती कि आप बस जवान रहें, आप कुछ भी खा लें। नहीं, फाके भी हैं, कुर्बानियां भी हैं, बहुत सी पसंद नापसंद की चीज़ें जो हैं वो उनको छोड़नी पड़ती हैं। ये नमक वाले खाने उनको छोड़ने पड़ते हैं, स्किन का ख्याल रखना पड़ता है। ओनली देन जो है वो इतना अच्छा आप आगे बढ़ते हैं। हम जो खाते हैं उससे कितना फ़र्क पड़ता है, ये जो हम मिर्च मसालों वाले खाने भी बड़े खाते हैं, उससे कितना फ़र्क पड़ता है हमारे इस प्रोसेस में, एजिंग प्रोसेस में? बात वही है कि आप मिर्च मसाले ज़्यादा खाइए, आपके मिजाज में मिर्ची बढ़ जाएगी। ये भी है, ये भी बात है। दूसरी तरफ आप जो कुछ खा रहे हैं उसको बैलेंस करके खाइए। देखिए,
कहीं ना कहीं सिर्फ आप प्रोटीन पे गुजारा आपने फरमाया वो लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के बगैर गाड़ी का इंजन चलता नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उन्हें वो लेना पड़ता है। नंबर एक। नंबर दो बात है कि देखिए जो हमारी तहकीक है वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ टर्न्स लेती है, किसी वक्त कुछ किसी वक्त कुछ। हमारे माहौल के लिहाज से, हमारी खुराक के लिहाज से, हमारे मौसमों के एतबार से बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रही हैं, और इस तब्दीली के साथ साथ अगर आप अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, तब बात ठीक है। अपने आप को नॉलेजेबल रखना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको प्रॉपर और पॉजिटिव नॉलेज चाहिए। लेकिन आजकल तुम्हें देख लो ना आगा साहब, आजकल तो नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर मैं ज़रा अपनी अम्मी वाले टाइम में चली जाऊँ तो वहाँ पे ठीक है, बस वैसे थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी जो केयर करनी है वो कर ली, ज़्यादा वो केयर ऐसे शो नहीं करते थे और उनको इतना था भी नहीं कि वो केयर करें। उसके बाद मतलब जब मैं अपनी जनरेशन की बात करूँ तो हमारे जनरेशन में आगे कि जी ये चीज़ें हैं वो चीज़ें, बल्कि इनफैक्ट अम्मी के टाइम में भी वो थी कि जो एंटी एजिंग क्रीम्स वगैरह थी। लेकिन हमसे अब जो बाद में जो छोटी जनरेशन है, मैं देख रही हूँ 12-13 साल की बच्चियाँ, वो मतलब 14 साल की बच्चियाँ वो इतनी अब कंसर्न होगी में, वो एंटी एजिंग अभी से लगाना शुरू कर दिए हैं। ये नाइसिनामाइड इस तरह के जितने भी सीरम्स आगे में उनको बिफोर टाइम बहुत ज्यादा कुछ पता है और वो इतना ज्यादा यूज करके सोशल मीडिया पे भी इतनी हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि एवरी गर्ल एवरी एज ग्रुप वांट्स टू यूज दैट प्रोडक्ट। और मुझे बताइए उनके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा? बिल्कुल नहीं अच्छा। वही अभी रास्ते में मैं और रागा साहब बात करते हुए आ रहे थे कि सोशल मीडिया ने भी अवेयरनेस दी तो है, बट कुछ गलत दी है, बल्कि ज्यादा गलत दी है, और थोड़ी हमें इंफॉर्मेटिव दी है जो कि जेन्युइन आपको मिल रही है। सो ये भी काफी एक हद तक प्रॉब्लमैटिक है। मेरे ख्याल में हर सोशल मीडिया की खबर, फेसबुक की खबर, न्यूज़ वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती, उसकी थोड़ी सी जांच पड़ताल हमें खुद भी करनी पड़ती है। जैसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो वो अभी ट्रीटमेंट पूछ ही रहे होते हैं कि या मैं बता भी रही होती हूँ तो उनके 15 सवाल आ जाते हैं जो आधे गलत होते हैं आधे सही होते हैं। सो देन यू हैव टू करेक्ट देम। ज़ाहिर है जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं, हम सबका फर्ज है कि हम अच्छी नॉलेज दें और प्रॉपर नॉलेज दें। अगर एक चीज गलत है किसी क्लाइंट के लिए तो हमें नहीं ऑफर करनी चाहिए। जैसे आजकल ट्रेंड चल रहे हैं जी हाइड्रा फेशियल के। जी जी, हाइड्रा फेशियल कोई लेटता है बैठता है हाइड्रा फेशियल करते हैं, भी हो सकता है वो हाइड्रा फेशियल आपकी स्किन के लिए हो ही ना, वो कैंडिडेट हो ही ना सूटेबल। आप मेरी फ्रेंड ने कराया था, आपकी फ्रेंड की स्किन अलग थी, उसका लाइफस्टाइल अलग था, हो सकता है आपको हाइड्रा फेशियल की जरूरत ही ना हो। व्हाट डज हाइड्रा फेशियल डू? हाइड्रा मींस वाटर। सिर्फ आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और कुछ नहीं करता वो। एंड इट इज मेंट फॉर एक्ने प्रोन स्किन, क्लीनिंग ऑफ द स्किन। बिकॉज़ उसमें इतने एसिड्स हैं कि वो उस या तो हर बंदा जी हाइड्रा फेशियल करा लो, ओ हो बड़ी डेड स्किन हो रही है, ड्राई स्किन के लिए तो है ही नहीं। वो बड़ा आसान सा एक काम है, उसके बड़े प्रॉपर सीरम्स होते हैं जो कि एसिड बेस्ड होते हैं, जो कि आपने प्रॉपर यूज करना। यहाँ पे अक्सर मैंने देखा है कि जी 3000 का हाइड्रा फेशियल करा लो, तो आप 2000 का हाइड्रा फेशियल कैसे कर सकते हैं? ट्रू, उसमें पानी भर के ही कर सकते हैं, प्रॉपर सीरम्स के साथ आप 2000 का फेशियल नहीं कर सकते आप। और दूसरा लोगों ने उसमें बहुत सारी क्रीम्स ऐड कर दी। हाइड्रा मींस देयर इज नो टचिंग ऑफ द हैंड, बिल्कुल नो क्रीम्स, नो स्क्रबिंग, जस्ट विद द हेल्प ऑफ मशीन यू आर डूइंग द क्लीनिंग ऑफ द स्किन। अच्छा, खवातीन को भी तो आदत है ना कि नहीं जी मेरे पहले ये करो, मसाज ही नहीं किया, मेरा मसाज नहीं किया, मजा ही नहीं आया, आपने रगड़ा नहीं फेस को। रगड़ने से स्किन पे ग्लो आया, 3 घंटे 4 घंटे बाद वो और डिम हो गया। तो हाइड्रा फेशियल मींस जस्ट क्लीनिंग ऑफ द स्किन, नो हैंड्स, ओनली सक्शनिंग करनी है अपने टूल्स के साथ। व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स, एक्ने प्रोन स्किन पे आप नॉर्मल फेशियल्स नहीं करा सकते क्योंकि जितना हाथ लगेगा उतनी गंदगी, उतना बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। तो उनके लिए हाइड्रा फेशियल है, उनकी स्किन के पोर्स क्लीन हो जाते हैं और ऑयल कंट्रोल हो जाता है। ड्राई स्किन पे हाइड्रा कराते हैं, पैचेस हो जाते हैं, और ज़्यादा सक्शनिंग होती है तो उसकी वजह से ड्राई पैचेस हो जाते हैं। तो एवरी स्किन इज नॉट मेंट फॉर हाइड्रा फेशियल। शी वाज वेरी राइट। आजकल हर बच्ची आती है 12-13 साल की, हाइड्रा फेशियल कर दें, एंड वो ऑलरेडी इतना बच्ची खुद नहीं माएँ लेकर आती हैं कि कर दें, क्योंकि माओं को तंग इतना करती हैं। हमने टिकटॉक पे ये देखा है, रेटिनॉल सिरम 20 इयर्स की बच्ची, मुझे बताएं 20 इयर्स की बच्ची, she wants to use रेटिनॉल सिरम बिकॉज अभी से रेटिनॉल सिरम यूज करूंगी तो मेरी ये स्पॉट्स खत्म होंगे, एज नहीं होगी। मैंने कहा व्हाट्स योर एज? प्रॉपर स्किन के सन ब्लॉक लगाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। चले कोई अच्छा शौक है तो सिरम लगा ले, बट नो रेटिनॉल, नथिंग।
इतनी सारी ये ट्रेंडिंग पे चल के राइस वाटर, ये वाटर टोनर, दिस इज वेरी बैड। हाँ, क्योंकि ये कोरियन ब्रांड जो आगे बढ़ रहे हैं, हम देखते हैं अच्छा ये जो रंग गोरा करने वाला भी एक तो जो फोबिया है, मैं मुझे खैर से बड़ी तकलीफ भी होती है, और मुझे हमेशा, मैं जब पहले भी शोज करती थी तो लोग मुझे कहते थे आपको क्या मसला, अगर हम रंग गोरा करना चाहते हैं तो मैं कहती भाई हमारी वो टोन ही नहीं है, हम जो मर्जी करें, पुट्ठे हो जाए सीधे हो जाए, बाद में उसने नुकसान पहुंचाना है। नहीं, वो एक तो ये है, आई एम सॉरी आई एम कटिंग बात काट रही हूँ, बट मेरे पास खुद इतनी ख़वातीन आती हैं, हम तो खैर ये इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाते, एक डॉक्टर मैंने हायर की हुई है जो आती हैं और आके ये IV ड्रिप्स और ये सब, क्योंकि वो मांग इतनी है कि यू नीड टू यू नो। बट हमारे पास माएँ बच्चियों को लेके आती हैं who are 12-13 years old, और बच्ची के सामने वो कह रही होती हैं कि बाकी बच्चों के मुकाबले में इसका रंग सांवला है, और वो बच्ची सुन रही है। और फिर मुझे बड़ी तकलीफ होती है, भाई तुम्हें अगर आना है तुम पहले अलहदा कंसल्टेशन कर जाओ आके, फिर बेटी को लेके आओ। उस बच्ची को IV ड्रिप लगती है हर हफ्ते, बिकॉज अल्लाह जाने उसने गोरे होके कहाँ जाना कि बच्ची को हम इस तरह नफ्सियाती मरीज बना दें, तो फिर बच्ची कहाँ खड़ी है। बिल्कुल सही कह, मैं यही कह रही हूँ। दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट हमें कहनी चाहिए वो ये कि आम तौर पे जितनी भी वाइटनिंग क्रीम्स हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं मरकरी मौजूद है, चाहे वो मरकरी आपके केमिकल एनालाइजेशन में आए या ना आए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उसके अंदर मौजूद है मरकरी, और मरकरी का मतलब ये है कि स्किन के लिए कैंसर की आपने बुनियाद डाल दी है। ये वाइटनिंग क्रीम जितनी भी हैं, मैं ऐसी कई कंपनियों को जानता हूं जो वाइटनिंग क्रीम में बाकायदा मरकरी डालती हैं, लेकिन बाद केमिकल्स को इतना ज़्यादा वो ज़्यादा डाल देती हैं कि बाद औक़ात उसकी मकदार बज़ाहिर बड़ी कम होती है, लेकिन वो इंग्रेडिएंट मौजूद होता है। तो स्किन कैंसर और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ऐसी क्रीम एक्सपोर्ट हो रही हैं अफ्रीका, जिसके इसलिए कि ये खत वहाँ भी पहुँच गया, हमने वहाँ पहुँचा दिया उनको। अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्रीम वाइटनिंग फार्मूला सब पहुँचा, फिर भी गोरे नहीं हुए ना। व्हाट इज द राइट एज, हम कौन सी एज में जाके अपना ख्याल रखना शुरू करें एक बड़े अच्छे बड़े हेल्दी वे में? अगर मैं दोनों की बात करूं, मर्द और औरत दोनों। देखिए, पहली बात है कि अपना ख्याल हमेशा से रखना चाहिए, लेकिन एज के साथ आपको चलना चाहिए। पहली बात, अगर यंग एज है आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अपनी स्किन केयर करनी है, स्किन को डैमेज नहीं करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहली डाइट आ जाती है, फिर स्किन केयर आ जाती है, स्किन रूटीन आ जाती है। उसके बाद जब आप 18 के बाद पहुंचते हैं, 18 से 20, उस वक्त आपको क्या चीज़, किस चीज़ की ज़रूरत है वो आपने देखनी है कि भाई अगर आपके स्किन पे एक्ने हो रही है, आपके पोर्स खुल गए, आप बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहे हो, एसिड यूज़ कर रहे हो, तो आपने कंसल्ट करना है, और जो चीज़ आपको डॉक्टर बता रहे हैं आपने वो इस्तेमाल करना है खुद से। इसलिए कि हमारे यहाँ गूगल डॉक्टर जिंदाबाद, और उसके अलावा जैसे अभी आलिया ने कहा कि आपको कोई चीज़ दी गई है तो आप वो 6000 लोगों के साथ डिस्कस कर रही हैं, वो सब इस्तेमाल करेंगे कि मध्या तो उससे प्यारी हो गई है, मध्या की तो स्किन अच्छी हो गई है, मध्या के बाल लंबे हो गए, मैं भी यही करूँगी। और जैसे अभी आलिया ने कहा कि वो पेशेंट आए, उन्होंने कहा कि जी मुझे हाइड्रा करवाना है। मैं कहा आपको अच्छा, उनकी एजिंग थी बहुत ज़्यादा, मैंने कहा आपको हाइड्रा नहीं चलेगा। मेरी दोस्त ने करवाया है और वो जवान हो गई है। मैंने कहा उसको कुछ और मसला था, उसकी कोई मशीन तुम ले लो हाइड्रा वाली। मैंने कहा भाई नहीं हो सकता, बट वो बज़िद थी कि मैं कुछ नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ हाइड्रा करवाऊंगी, लेकिन उनको हाइड्रा से वो रिजल्ट नहीं आया। इसलिए कि आपकी अपनी स्किन क्या प्रॉब्लम क्या है, आपकी डाइट क्या है, आपको प्रॉब्लम्स क्या है, ये सब देखना ज़रूरी है। अब 25 साल के बाद आपको एजिंग के लिए आपको एहतियात शुरू कर देनी चाहिए। 25 साल के बाद वो सही एज है जब आपको अपना ख्याल सही मानों में रखना चाहिए। उससे पहले आपने सिर्फ अल्लाह की दी हुई चीज़ की हिफाजत करनी है, उसके ऊपर कोई तजर्बे नहीं। बस सनब्लॉक आपने लगाना है, सनब्लॉक बहुत ज़रूरी है। में 25 भी अब लेट हो गया वैसे, नहीं बच्चे से भी नहीं, एजिंग के लिए, एजिंग के हिसाब से सीरम्स या देखिए लगाते हैं 17-18 साल की उम्र से बच्चे लगा रही है, बट उससे पहले इंतहाई जुल्म है। ट्रू। और पहले तो देखिए ना, लोग 40 के बाद एजिंग की तरफ आते थे। 40 के बाद हमने अपनी अम्मियों को देखा कि हाँ थोड़ी सी क्रीम लगा ले, वरना तो कुछ भी नहीं यूज करते थे। अब तो 20 की बच्ची आती है, आई वांट टू यूज रेटिनॉल सीरम। तो अपनी अम्मी के बाल जो हैं वो 40 के बाल जो है वो वाइट, देखा 40 बाल वाइट होना उनके शुरू हुए हल्के। और आजकल हर यंगस्टर्स के साथ प्रॉब्लम है अर्ली ग्रेइंग, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, दे आर नॉट ईटिंग प्रॉपर, और ये मोबाइल हर वक्त, मेंटली एक्सर्शन, मेंटल रिलैक्सेशन नहीं होगी तो आप
हर वक्त एग्जॉस्ट रहोगे, थकावट, और इसकी वजह से अर्ली ग्रेइंग, स्किन पे एजिंग आना, एजिंग ज़्यादा हो गई। मतलब एजिंग तो चलो 40 साल बाद तो चलो आनी है, उम्र तो आनी है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उस पे लोग ख्याल रखते थे। तो अर्ली प्यूबर्टी का भी मसला हो गया है। तो अगर ये देखिए अब आप अगर यहाँ पे भी देखिए मोबाइल की रेस की वजह से लोग कहते हैं एक तो स्टेरॉइड्स। इफ यू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स तो आप देखें कि इस वक्त कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हमने अगर एंटी एजिंग अगर हमें चाहिए तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। ये जो हम अगर अर्ली प्यूबर्टी को टच कर रहे हैं तो आप सोचें ना कि फिर ये अर्ली एजिंग की तरफ भी हम जाएंगे। अच्छा, बचना कैसे है, प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं, इस हवाले से आगा साहब भी हैं, डॉक्टर ज़ारा भी हैं, मास्टर आलिया जी भी हैं, डॉक्टर मिराहिल भी हैं, लेकिन बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। डू नॉट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम एंटी एजिंग की तरफ जाएं कैसे, मतलब एज नहीं करना हमने, तो जो एज ना करने वाला प्रोसेस है दैट इज एंटी एजिंग प्रोसेस। तो एंटी एजिंग प्रोसेस में जो कुछ ट्रीटमेंट्स हैं वो और कुछ जो हमारे पास नुस्खे हैं हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। मैं ज़ारा के पास जनाब, हमारी इस वक्त हमारे पास बहुत ही प्यारी हमारी जी फातिमा जी बैठी हैं, और फातिमा जी के भी कुछ स्किन के इश्यूज हैं। मैं चाहूँगी ज़ारा। हाँ जी, देखें ये है हमारी फातिमा जी, इनको थोड़ा सा सैगिंग का इशू है। शी इज़ 40+, शी इज़ 45+। तो ये कह रही है मेरी स्किन थोड़ी थोड़ी सी ढली हो रही है, मुझे ऐसा कुछ करना है कि बहुत ज़्यादा लगे भी ना कि मैंने बिल्कुल प्लास्टिक फेस हो गया, नेचुरली वे में थोड़ा सा कंटूरिंग हो जाए और फेस लिफ्टिंग की तरफ आए, और इनके हल्के हल्के से आई बैग्स हैं। तो इनके लिए शी इज़ अ परफेक्ट कैंडिडेट बिकॉज इनके चीक्स भी थोड़े हैवी हैं, तो हम इनके ऊपर हाइफो कर सकते हैं। व्हाट इज़ हाइफो? हाइफो इज़ हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। ये एक पोर्टेबल मशीन है हाइफो की 70। इससे क्या होगा कि मैं कुछ शॉट्स दूंगी इनके चीक्स पर और डबल चिन पर, क्योंकि इनकी डबल चिन भी है। जब डबल चिन भी ज़्यादा हो तो इंसान ज़्यादा बड़ा लगता है, फेस बिल्कुल गोल लगता है और आप अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लगते हैं। तो ये परफेक्ट कैंडिडेट है। हम इन पे नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर जिसमें कोई सुई नहीं लगेगी। अच्छा, हाइफो जो है प्रोसीजर है ये भी एंटी एजिंग के लिए होता है? दिस इज़ फॉर एंटी एजिंग। ये एक तो फेशियल कंटूरिंग के लिए कि आपकी चीक बोन्स, ये जो फैट है बकल फैट, ये थोड़ा कम हो जाता है, कंटोर्ड, और कोलेजन रीबिल्ट होता है। इट गिव्स यू अच्छा, बकल फैट तो मैं देखती हूँ कि आजकल सारी जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं उन्होंने भी अपना बकल फैट मूव करवाया है। तो उससे आपका जब स्लीक लुक आता है तो आप यंग भी लगते हो और आप अच्छे लग रहे होते हो ना, कि कैमरे में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इनका क्योंकि गोल फेस है, चीक्स भी ज़्यादा हैं, और इनको ऐसा कुछ करना है कि ये ज़्यादा ना लगे कि भाई मैंने बहुत प्लास्टिक फेस कर लिया। और हाइफो के अंदर 2 हैंडल्स हैं, लाइट हैंडल्स हैं, आई के लिए भी कर सकते हैं, और नॉन इन्वेजिव है। इसमें कोई सिरिंज नहीं लगेगी, बस सुपरफिशियली आपको थोड़ा सा हीट फील होगी, तो हम पेशेंट को नम भी कर सकते हैं। बट ये कि विदाउट नमिंग भी लोग कराते हैं। अच्छा, ये हाइफो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत से लोग बताते हैं सैलून्स में भी हाइफो हो रहे हैं? नहीं, सैलून्स में तो हाइफो नहीं हो रहा, बिकॉज हाइफो ऐसा है कि आपको प्रॉपर्ली जो है इसके पॉइंट से उस पर करना है। सैलून्स में हाइफो नहीं, हाइड्रा फेशियल हो रहा है, ये मिस्टेक है। तो ये ऐसा प्रोसीजर है जो डॉक्टर ही कंसल्ट करके कर सकते हैं, और इसमें ये कि नहीं सैलून्स में भी हो रहा है कुछ, हो रहा है। हाँ, सैलून्स में भी हो रहा है कि हाइफो। हाँ, लोग आजकल ये कि सैलून्स में भी एवरी ट्रीटमेंट, इवन बोटॉक्स एंड फिलर्स आर अवेलेबल। एजिंग में देखिए हमारे पास बहुत सारी सीरीज आती है। सबसे पहले अगर लोग नॉन इन्वेजिव की तरफ जाए तो मीजोथेरेपी एंटी एजिंग सोल्यूशन के साथ आप वॉल्यूमेटिक मीजोथेरेपी सोल्यूशन है, आप उससे मीजोथेरेपी करो। देन वी हैव प्रोफाइलो। प्रोफाइलो ये है कि 5 पॉइंट्स पे आप पॉलीपेप्टाइड्स हैं, दीज आर हाइलुरोनिक एसिड मिनरल्स, जो आप 5 पॉइंट्स पे आप फेस पे दें तो उससे आपकी स्किन यूथफुल लगती है, नॉर्मल तौर पर कोलेजन रीबिल्ड होता है। फिर मशीन्स की तरफ आए तो वी हैव हाइफोथेरेपी, फिर है बोटॉक्स एंड फिलर्स, और 2-3 खवातीन भी है जो बोटॉक्स एंड फिलर्स की कैंडिडेट है। देखिए आपको सिलेक्शन प्रॉपर करनी है कि किस पे क्या चीज़ हो सकती है और पेशेंट क्या चाह रहा है। तो शी वांट्स कि मुझे बोटॉक्स फिलर ना करे तो हम इन पे हाइफो और इनका रिजल्ट कितनी देर में नजर आता है? देखिए हाइफो का रिजल्ट इंस्टेंटली भी हम आधा फेस करेंगे, इंस्टेंटली भी आपको थोड़ा सा लगेगा, और विद इन 3 मंथ्स तक रिजल्ट आते रहते हैं। तो हम इनका लेफ्ट फेस पे जो है लेफ्ट साइड से करते हैं, राइट साइड को फिर लेटर ऑन करेंगे ताकि हम थोड़ा सा विजिबली डिफरेंस दिखा सकें। हाँ। तब तो मीनवाइल मैं चाहूँगी कि आगा साहब आप भी अपने काउंटर की तरफ चले जाएं, आप तब तक चीज़ें प्रिपेयर करें। जैसे शुरू करती फिर मैं आपकी तरफ भी आ जाती हूँ। अच्छा जी, पहले स्किन की जो है वो आप क्लीनिंग कर ली प्रॉपर्ली, उसके बाद हम इसकी मार्किंग्स करते हैं। बट ये कि इनका फैट
चलें, जब तक आप क्लीनिंग और मार्किंग करते हैं तो मैं पहले आगा साहब से पूछूं कि आगा साहब, अच्छा आगा साहब, हम ब्रेक में बात कर रहे थे और आपने एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम की तरफ निशानदेही की, वो ये कि ऑफ कोर्स हमारी जो जैसे स्लीप है बच्चे की होती है कि जी छोटा बच्चा है वो इतने घंटे सोए, फिर बच्चा इतना बड़ा हो जाए, फिर इतने घंटे सोए, फिर उसके बाद जब आप एडल्ट होते हैं तो आपके लिए 8 घंटे की नींद जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, फिर उसके बाद मतलब 6-7 में भी आपका 6-5 में भी आपका गुजारा हो जाता है। ऐसे कैलोरीज का भी है कि आपको कैलोरीज कैसे लेनी है जैसे जैसे आप बड़े हो, क्योंकि ये भी देखना कि आप उतने बर्न भी कर रहे हैं कैलोरीज या नहीं बर्न कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर 7 साल तक यानी 2 से 7 साल तक कैलोरीज का एक बाकायदा मीटर है कि वहाँ तक हम दे सकते हैं। 7 से लेकर 12 तक एक डिफरेंट है, 12 से लेकर 20 तक डिफरेंट है, 20 से 25 तक डिफरेंट है। और अर्ज करूँ कि 12 से लेकर 20 तक ये इनटेक ऑफ कैलोरीज मेल के लिए 2200 कैलोरीज पर डे है। 12 से लेके 20 तक, 12 से लेके 20 तक 2200 कैलोरीज डेली, ठीक है। क्यों कि ये वो ग्रोइंग एज है जो आज आप खाएंगे और कल आपके पास स्टोर होगा। सही। अच्छा, और इसको फिर हजम करने के लिए आपकी एक्टिविटी भी उतनी ही जरूरी है। सही सही, ठीक है। हाइड्रेशन भी उतनी ही जरूरी है। मैं बेस जो करता हूँ वो करता हूँ गट हेल्थ पर कि आप जो खा रहे हैं उसको हजम कीजिए, वो हाँ वो डाइजेस्ट हो जाए। अच्छा, ये थोड़ा मशीन का थोड़ा मुझे हम प्रोसीजर शुरू कर दें ताकि हमने क्लीनिंग की, क्लीनिंग के बाद अल्ट्रासाउंड जेल लगाई, मार्किंग हम नहीं करें क्योंकि उसके बाद दोबारा क्लीनिंग करनी पड़ेगी। इस तरह की हम ये दिस इज़ अ वेरी लाइट मशीन, हम इनकी स्किन भी सेंसिटिव है तो हम इस तरह इसको ऑन करेंगे और बिल्कुल लो इंटेंसिटी से इनको शॉट्स देना स्टार्ट करेंगे। फील हो रहा है इनको बिल्कुल लाइट एक एक एरिया पे आपने रखना है एंड इनको शॉट्स देना है। अच्छा, इससे पहले क्या स्किन की नंबिंग होती है या नहीं? इट डिपेंड्स ऑन द पेन थ्रेशोल्ड। अगर पेशेंट का पेन थ्रेशोल्ड अच्छा है, अगर वो खुद नमिंग नहीं करवाना चाहता तो नहीं करें, अदरवाइज आप हाफ एन आवर के लिए नमिंग क्रीम लगाएंगे और बिल्कुल लो इंटेंसिटी से। मैंने अभी इनका लो इंटेंसिटी पे किया है तो शी डजंट फील। अगर बहुत हाई इंटेंसिटी पे करें तो नमिंग क्रीम करना जरूरी है। आई एम गिविंग हर शॉट्स, देखें इस तरह आपको फील हो रहा है शॉट्स, ठीक है, और बिल्कुल लो है। हाँ। और इस पर क्या होगा, हल्की सी हीट फील होगी, कोलेजन रीबिल्ड हो रहा है। अगर आप किसी स्लाइड पे रख के देखें तो जब मैं इस तरह शॉट दूंगी तो एक लाइन बन जाएगी। ओके जी, इस तरह है, ठीक है। तो अभी मैं इनका चीक एरिया एंड चिन को कवर करूंगी, ठीक है। ठीक। अच्छा, ये प्रोसीजर कितना महंगा होता है? ये वैसे ये वाला प्रोसीजर जो है इट कॉस्ट फ्रॉम 35,000 टू 50,000, बट उसमें हम 2 सेशंस देते हैं। इसमें कुछ लोगों का लाइपोलाइट भी ऐड कर देते हैं, बट इससे विजिबली रिजल्ट्स आते हैं। देखिए, अगर आप बोटॉक्स फिलर को तो आपको बार बार रिपीट करना है, इसमें ये कि ये वंस ईयरली कराएं 45+, और उसमें बहुत अच्छी आपको कंटोरिंग बकल फैट। इसके लिए एज क्या अच्छी है? 30+। 30+ जो ओनली फैब्रिक्स की तरफ जाएं, ये ना कि फिर वही वाली बात है ना कि जो यंग लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, और लड़कियां हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, इतना बड़ा फेस होता है, डबल चिन बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्रेगनेंसी के बाद फैट बहुत होते हैं, तो उनके लिए आइडियल प्रोसीजर। चलें, ठीक है, आप प्रोसीजर कंटिन्यू करें। अच्छा, आपने आगा साहब आपने लड़कों के लिए तो बता दिया 12 से 20 साल 2200 कैलोरीज, लड़कियों का 1800। और वो जो कहानी थी ना कि रोज़ाना 800 कैलोरी लो और सारी चीज़ें ख़त्म कर दो, वो ऐसा बिल्कुल भी अब नहीं है। अब पूरी दुनिया बदल गई है। तो ये अब जो आपको अकॉर्डिंग टू नीड देना पड़ेगा। हमने जो डाइट में हम 600 कैलोरीज तक भी आ जाते हैं, जब हम प्रोटीन डाइट कर रहे थे 600 कैलोरीज, तो वो कैसी है? बिल्कुल ठीक है, वो 600 करते रहें, उसके 5 साल के बाद तमाम चीज़ों को भुगतना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। मैं एक बात अर्ज करूँ, जो डॉक्टर साहब ने बात की थी कि हम जो प्रोफेशनलिस्ट हैं, हमें वो बात करनी चाहिए जिसकी हमें आगे जवाबदेही भी करनी है। ठीक है, यहाँ नहीं, वहाँ आगे, बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है। हाँ, तो हमें बात वो करनी चाहिए बहुत बैलेंस करके। अगर हम वही मार्केटिंग की बात करें, फेसबुक की बात करें, तो ठीक है, एक बात कहिए और चले जाइए, खुदा हाफिज। लेकिन मैं अर्ज करूँ, जैसे हम आज इसकी बात करें, घुटनों के जोड़ों के दर्द के लिए किसी फेसबुक में किसी ने कह दिया कि जी वो गोंद कतीरा, जी गोंद कतीरा के रेट आप यकीन कीजिए पाकिस्तान में नहीं, दुबई में भी डबल हो गए। गोंद कतीरा के बारे में किताबें जितनी भी तिब की हैं वो सारी किताबें लिखती हैं गोंद कतीरा बहुत ठंडा है और गोंद कतीरा का ज़्यादा इस्तेमाल घुटने के जोड़ों में दर्द को बढ़ा देता है। हैं? यस,
और गोंद कतीरा आप यकीन कीजिए कि पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। वो तो प्रेग्नेंट खवातीन को भी दिया जाता है, डिलीवरी के बाद माओ को भी दिया जाता है। वो नहीं होता, गोंद कीका दूसरा गोंद होता है, कमर का कतीरा की बात। गोंद कतीरा अलग है, कमरकस अलग है, समग अरबी अलग है, ये तमाम गोंद अलग अलग हैं। अच्छा ठीक है। इन गोंद कतीरा का जो गोंद है ये बहुत ठंडा होता है। अब जो लोग गोंद कतीरा मुसलसल इस्तेमाल करते हैं उनके घुटनों में, जोड़ों में दर्द बढ़ जाएगा। अल्लाह। और हम जो है वो जोड़ों के दर्द के इलाज के लिए दे रहे हैं। जवान लोगों के भी घुटनों में दर्द है। अच्छा, अब फिर वही बात, शायद से पहले मैंने शिकवा किया कि फुट मैनेजमेंट पर आज तक मीडिया ने बात नहीं करने दी। मैं 12 साल से चाहता हूं कि मैं कम से कम इस पर एक पूरा प्रोग्राम करूं, लोगों को समझाऊं कि आपके पैर की शेप कैसी है, उस शेप की वजह से आपके घुटने के जोड़ कितने ख़राब होते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी मिसाल जो शायद सब जानते हो वो शोएब अख्तर की। जी शोएब फ्लैट फुट। तो भाई अच्छा, और एक दावा मैं कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया की किसी भी फोर्सेस में फ्लैट फुट बंदा नहीं हो सकता। यानी अगर कोई फ्लैट फुट बंदा है तो वो मेडिकल के पहले स्टेप में वो निकल जाएगा। रनिंग का इशू है। तो फिर ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है और इस पे हम बिल्कुल बात नहीं करते। हम घुटने के जोड़ों की बात करते हैं, घुटने के जोड़ों के मिसमैनेजमेंट की बात करते हैं, घुटनों के रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। हमें पता कैसे चलेगा हमारा फ्लैट फुट है? यस, हालांकि बड़ी कॉमन सी बात है। मेरा ख्याल सिर्फ आपको इल्म हो, 1.5 मिनट लगता है हर चीज देखने में। हाँ। आप जो शूज पहनी हुई हैं, अगर ये शूज ना हो, सादे शूज हो, आप यकीन कीजिए कि आपका पैरों का शेप समझ आएगा किसी शख्स को, जस्ट माइट साउंड। और इसीलिए अब जो है फुट मैनेजमेंट के लिए लोग जा रहे हैं और तमाम चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। मैं आज लास्ट वीक में एक पेशेंट से मिला, वो बच्चा 6 साल का था। उसके लिए जो फ्लैट फुट के लिए उन्होंने डिवाइस बना करके दी थी, अल्लाह का शुक्र है सिर्फ 3,500 दिरहम की थी। आप यकीन कीजिए 3,500 दिरहम नहीं, 3,500 रुपए में आप अपने पैरों का इलाज सही तौर पर करा सकते हैं और घुटने के जोड़ों से बच सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोगों के, अब आपको सोचिए 1,000 दिरहम अगर कोई 75,000 बन रहा है तो फिर आप इंटू 3 कर लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि उसका कितना महंगा इलाज है। अच्छा आगे साहब, पहली चीज़ हम क्या बना रहे हैं? देखिए, मैं 3 चीज़ें अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बात का कायल हूँ कि नेचर जो है वो गट से मुताल्लिक है। हमारे पेट का निज़ाम जब तक ठीक नहीं होगा, हमारे जिस खून में जब तक के टॉक्सिन्स कम नहीं होंगे, हम बहुत सारी चीज़ों को डील कर ही नहीं सकते। लिहाजा आज जो मैं एक इंटरनेशनल नुस्खा लेकर आया हूँ, इट्स कॉल्ड त्रिफल, 3 फल। त्रिफल हिंदी का लफ्ज़ है और ये 5,000 साल से हमारी तिब में मौजूद है। और क्योंकि अरबी में पे नहीं है, लिहाजा वो लोग त्रिफल नहीं कहते, वो त्रिफल कहते हैं। त्रिफल कहते हैं। और त्रिफल में 3 चीज़ें हैं, हड़, बहेड़ा और आंवला। हड़ बेहतरीन दवा है जो पेट के निज़ाम के लिए, गट के लिए है। बहेड़ा कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए है। आंवला सोर्स ऑफ विटामिन सी है। एक आंवला में 16,000 IU विटामिन सी होता है और ये विटामिन सी एज द एंटी टॉक्सिन इस्तेमाल किया जाता है। अब आप ये भी कहते हैं कि ये ना हो ना कि लोग आंवले का फिर वो क्या कहते हैं अचार लेके खाएंगे, इसमें इतना कुछ मौजूद है। देखिए, कंट्रोल हर चीज़ का मौजूद है। कंट्रोल करना चाहिए और ये बात तय कर लीजिए कि किसी भी चीज़ को एक्सेस इस्तेमाल करना हमेशा नुकसानदेह होता है। अभी हम बात कर रहे थे कि जी पानी ज़्यादा पीना चाहिए चेहरे पे पानी लाने के लिए, तो पानी इतना पियो कि वॉशरूम के चक्कर लगाते रहो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक मेयार है पूरी दुनिया में, वो ये है कि आपके जिस्म से जितना पानी निकल रहा है उस पानी के मुकाबले में आधा लीटर पानी आपको इंटेक ज़्यादा करना है। यूरिनेशन आपकी कितनी है, पसीना कितना है, कैलकुलेट अप्रॉक्स कर लीजिए और उससे 500 ml ज़्यादा पानी पी लीजिए, वो आपके जिस्म की ज़रूरत है। अगर आप उस 500 ml से कम पी रहे हैं तो मुसीबत मौजूद है। अच्छा, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिफल ये रोज़ाना रात को इस्तेमाल करें। हड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 400 ग्राम, 100 to 100 इसको बिल्कुल पाउडर बना लें। आधा टीस्पून रोज़ाना रात को लेना शुरू करें, इससे आपके गट का निज़ाम भी बेहतर होगा। ये एट द एंटी टॉक्सिन एक बहुत अच्छी दवा होगी, आपके ब्लड को भी बेहतर करेगी, जो बैक्टीरिया हमारे जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको भी कम। इसकी अप्रोप्रिएट एज क्या है और मुझे बताएं कि कौन सी सूरत में आप ये नहीं ले सकते हैं?
ये सिर्फ और सिर्फ पाइल्स की सूरत में आप नहीं ले सकते, अदरवाइज हर सूरत में ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पाइल्स में तो जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है तो फिर होता क्या है कि थोड़ी सी वजाहत हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो अर्ली स्टूल होता है वो हमेशा हार्ड होता है पानी की कमी की वजह से, स्टेइंग टाइम उसका बढ़ जाता है, ज़्यादा हार्ड स्टूल है, वो हार्ड स्टूल हमेशा पाइल्स को बढ़ा देगा। ओह ठीक तो है। स्पेशली पाइल्स में भी इसको अगर लेंगे तो फिर इसके साथ किसी कंसल्टेशन करने के बाद इसमें कोई चीज़ ऐड करवा दीजिए। हमारे यहाँ आमतौर पर हम सना मक्खी को ऐड कर देते हैं। अच्छा ठीक है। और पानी का इस्तेमाल। और एज के लिए बताइए, कौन सी एज से आप ये ले सकते हैं? 8 साल की उम्र के बाद 80 साल तक ले सकते हैं। और जो 90 साल के लोग हैं उनको हम क्या कहें? उनके लिए अगर वो ये खाना शुरू कर दें और ईमानदारी से खाएं तो वो कम से कम 12 साल पीछे चले जाएंगे। ओह, करें जरूर। और हकीकत है, वैदा ये कहती है कि अगर कोई शख्स 7 साल तक ये खा ले तो 20 साल पीछे चला जाएगा। इवन जिसके सफ़ेद बाल हों वो काले भी हो जाएंगे। ये आपने बात अपनी लेट की बताई। ये वैदा का बाकायदा क्लेम है ये। अच्छा। कि जो शख्स 12 साल तक ये रोजाना खा लेगा तो उसके बाल वापस काले हो जाएंगे। उसकी वजह है कि देखिए बाल काले सफेद क्यों हो रहे हैं, इसलिए शर्त ये 12 साल खाना है। 12 साल। हाँ। और लोग खा लेते हैं, लोग खा लेते हैं। उनके बालों के अंदर जो मेलानिन सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी जब कम हो जाती है तो बाल सफेद होते हैं। तो मेलानिन सेल्स की एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए आंवला, हड़बैड़ा आंवला। जबरदस्त है। अच्छा, ये ज़ारन का ही हो गया जी। इनका हमने हाई फूड ट्रीटमेंट कर लिया। अब हम इनसे पूछेंगे कि इनको कैसी फीलिंग आई। हाँ, इनके पास माइक है। इनके पास आपको माइक। हाँ अच्छा, आप बताइए जी। कि फातिमा जी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे हल्की सी इचिंग महसूस हो रही है मगर टाइटनेस फील हो रही है। आपको टाइटनेस। अच्छा, टेबल पे रुकिए ज़रा, मैं ज़रा इनको माइक पकड़ा देती हूँ। ये लीजिए। हाँ जी, अब बताइए। मुझे हल्की सी भी हीचिंग फील हो रही है और टाइटनिंग भी महसूस हो रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, आप जरा सामने देखिएगा, मैं कहूँगी कैमरे में आप देखिएगा ताकि हम आपका बिफोर या आफ्टर ले सकें। अच्छा, अभी आपने इनकी एक साइड से मैंने दोनों साइड कर दिया है। इस पे ज़्यादा किया है तो इस पे आपको विजिबली फील हो रहा होगा कि थोड़ी सी फाइन लाइंस कम हुई हैं। विजिबली भी इंस्टेंटली आपको 20% रिजल्ट मिलता है बिकॉज दिस इज 70। तो इनका विजिबली भी डिफरेंस हुआ और इनको खुद स्किन पे कह रही जैसे सनसनाहट हो रही है, तो कोलेजन रीबिल्ड हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता डे बाई डे। जो इनके साथ रहते हैं टाइटनिंग फील हो रही है, स्ट्रेच फील हो रहा है क्योंकि इनका अच्छा फैट था उस पर जो है कोलेजन रीबिल्ड हुआ। कोलेजन इनको ऑलरेडी है। हमने नेक को, चिन को और चीक्स को कवर किया क्योंकि शी वाज आइडियल कैंडिडेट। तो इससे इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर हम इनको 1 हफ्ते बाद देखेंगे फिर 2 महीने बाद तो आपको ऑटोमेटिकली इनकी एजिंग जो है कम लगेगी और फेस कंटूर लगेगा। अच्छा, तो मुझे बताएं फिर साथ में इनको अब क्या परहेज करना होगा कि ये 2 महीनों में इनको अपना वजन को भी वॉच करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? इनको चाहिए अपना अच्छा डाइट केयर रखें, हेल्दी खाएं, पानी का इंटेक अच्छा करें, एंटी एजिंग सिरम यूज़ करें, कोई अच्छा एंटी एजिंग सिरम ले लें ताकि ये जो प्रोसीजर कराया है, एक दफ़ा पैसे खर्च किए वो मेंटेन रहे। उसमें ये कि आप अच्छा एंटी एजिंग सिरम ले लें और कोलेजन की सप्लीमेंट्स ले लें, कोलेजन पाउडर या कोलेजन सप्लीमेंट्स या जैसे नेचुरल चीज़ें जिसमें कोलेजन है वो ले लें। तो उससे ये है कि ये चीज़ प्रोलॉन्ग करेगी और इनके स्किन पे ऐसा ऐसा फ्रेशनेस भी आएगी। इससे जब कोलेजन रिबिल्ट होगा तो इनका पिगमेंटेशन भी कम होगी, स्किन पे फ्रेशनेस, ग्लो आएगा और स्किन टाइटनिंग की तरफ जाएगी। सही, चलें ठीक है जी। थैंक यू सो मच जी। फातिमा जी पास मौजूद थे। मैं आगा साहब को दोबारा जाती हूँ मीनवेल जब हमारे पास, क्योंकि आज हमने आपको यहाँ पे 2-3 ये तो हमारे पास था हाई फूड ट्रीटमेंट ना, ये दिस वाज हाई फूड ट्रीटमेंट। अच्छा आगा साहब, हम जो दूसरा ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं वो क्या है? अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी एक ट्रीटमेंट करवा लिया लेकिन इसको मैनेज भी करना है, इसको मेंटेन भी करना है। तो उस मेंटेन करने के लिए आज एक चीज़ बता देते हैं। 4 चीज़ों का मरकब। 1 केला, केले को छीलकर ब्लेंडर में डाल लें, 1 चम्मच शहद डालें, 2 चम्मच दही डालें और 1 फुल अंडा डालें। अंडा, ठीक है। ये 4 चीज़ें शेक कर लें और शेक करने के बाद ये अपने चेहरे पर लगा लें या बहुत बारीक किसी कपड़े पर रखकर अपने चेहरे पर रखें और इसे कूल रखें। अब देखिए पोटेशियम लेवल जो इंसर्ट होगा वो केले से होगा, प्रोटीन जो है वो दही भी है और अंडा भी है। और शहद के बारे में दुनिया भर में ये तहकीक है कि जो बेड सोर्स होते हैं वो या जले हुए जो निशान हैं उनको ठीक करने के लिए सिर्फ शहद लगाएं, वो ठीक होता है। अल्लाह। और जर्मनी में बाकायदा एक हॉस्पिटल है जो बेड सोर्स के इलाज के लिए बहुत मशहूर है और वो बेड सोर्स का इलाज सिर्फ और सिर्फ शहद से करते हैं।
तो ये मैंने वो हाइड्रोथेरेपी के बाद जो मेंटेनेंस डोज है मैंने वो बताई है। ये तो बड़ी अच्छी, दोबारा से ये इसमें आपने बताया कि एक इसमें केला, उसमें आपने कहा कि शहद, एक केला, एक चम्मच शहद, एक अंडा और 2 चम्मच दही, बस ये लेप बना के चेहरे पे लगाना है। हाँ। चेहरे पे लगा और दें। सारी बहुत सूदिंग चीजें हैं कि स्किन को बड़ी ठंडक का एहसास देंगी। तो आप खवातीन ये जो कुछ सोचेंगे कि अच्छे से हमारे रंग गोरा होगा खवातीन, मैं सुन रही हूँ आपको, यकीन माने मुझे कैमरे से आपकी आवाजें आ रही हैं। टाइटनिंग इफेक्ट जरूर होगा बाकी गोरा अगर हाइड्रेशन महसूस होगी, आपके चेहरे पर महसूस होगा कि आपका चेहरा तरोताजा है, तो ऑटोमेटिकली वो चाहे सांवला हो लेकिन वो मलीह होगा। मलीह का मतलब समझते हैं? मलीह का मतलब है चेहरे पे नमक नजर आएगा, चेहरा अट्रैक्टिव। बस वैसे भी सांवला रंग बहुत अच्छा लगता है, इससे खूबसूरत रंग कोई नहीं लगता मुझे। लेकिन इवन क्लाइंट्स को यही कहती हूँ कि देखिए आपकी स्किन पे फ्रेशनेस, ग्लो होना चाहिए, कलर वाइट होना जरूरी नहीं है, इवन टोन होना और स्किन पे फ्रेशनेस और ग्लो का एहसास होना, आप पे नमकीनियत हो और स्किन बिल्कुल क्लियर हो, वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ना कि आप गोरे हों और बिल्कुल दुनिया जहां में वो गोरे स्किन टैनिंग कर रहे हैं $2,000 दे के। हमारे यहाँ हम अभी भी वो 200 रुपए की क्रीमों के पीछे भाग रहे, बाद में फिर मलाजमे के लिए भाग रहे थे कि क्या करें। वैसे अगर हम अपनी डेली रूटीन में फेस वॉश भी छोड़ दें ना, और ये मौसम अब जो आ रहा है इसमें अगर हर कोई अपनी, अब सर्दियों की तरफ जा रहे हैं तो बड़ा ज़रूरी है कि हर कोई अपनी स्किन केयर जो रूटीन है घर की प्रोडक्ट्स में चेंज लेके आए, क्योंकि पहले गर्मियों के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे, अब हमें सर्दियों के यूज़ करने होंगे। सो फेस वॉश एक ऐसी चीज़ है जो हम दिन में 5 से 6 दफ़ा बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। ज़रा सा पसीना आया, ज़रा सी पिचपिचाहट हुई, फ़ौरन जाके फेस वॉश से मुंह धो लिया, वुज़ू किया, फेस वॉश से मुंह धो लिया। वो क्या करता है कि वो एक एक्स्ट्रा टाइटनिंग पैदा करता है आपकी स्किन में। जितने आपके नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो स्ट्रिप कर देता है। तो जब नेचुरल ऑयल स्ट्रिप होंगे तो आपका जो कम्प्लेक्शन है वो आपको 5 मिनट के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, बट उसके बाद वो स्किन डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है। जब डिहाइड्रेट होना शुरू होगी तो आपकी स्किन टू टोन होगी, डल लगना शुरू हो जाएगी, फिर हम एक्सफोलिएट भी नहीं करते। सो ये 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जो आप एक अपनी डेली रूटीन में शुरू करेंगे तो स्किन जब हाइड्रेट होगी तो सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाएगी, सेंसिटिविटी ख़त्म होगी, डिहाइड्रेशन ख़त्म होगी तो हाइड्रेट होगी स्किन, तो आपकी स्किन वन टोन आएगी, रिंकल्स आपके डिले हो जाएंगे। सो द बेसिक थिंग इज कि यू नीड टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, एक पानी पीने से और एक टॉपिकल एप्लीकेशंस प्रॉपर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन। एंड फेस वॉश का इस्तेमाल दिन में सिर्फ 3 दफ़ा होना चाहिए, चाहे आप जितनी दफ़ा भी मुंह धोएं, पर फेस वॉश को सिर्फ दिन में 3 दफ़ा यूज़ करें, उसके अलावा सादे पानी से मुंह धोएं। हाँ, ये तो आपने बल्कि बहुत से लोगों को ज़्यादा दफ़ा बता दिया है। नहीं करे होते जी। मैं एक रेसिपी और जिल लटक जाती है उन लोगों के लिए, इसमें मेरे पास 4 चीजें हैं। अच्छा, ये तब भी होती है आगा साहब जब आपकी चाहे वो उम्र ज्यादा ना हो लेकिन आपने जब वजन कम किया हो तब भी सैगिंग आती है। देखिए, अगर आपने वजन कम किया है तो यकीनन जो फैट आपका बर्न हुआ है वो फेस से भी तो गया है। अच्छा, उस स्किन की टाइटनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं वो मैं एक अच्छा, इससे पहले कि आप बताएं, कॉलर हमारे साथ हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। नायला हमारे साथ मौजूद है झंग से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी नायला, ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र। जी नायला, क्या पूछना चाहेंगी? जी मुझे अपनी फ्रेकल के बारे में पूछना है। फ्रेकल से? जी जी बता, पूछिए। जी जी मैं तकरीबन 40 प्लस हूँ और मेरी फ्रेकल नहीं जा रही। अच्छा, आपने वैसे बताएंगे कि आपने वैसे स्किन की क्या केयर किया और स्किन के ट्रीटमेंट्स कौन कौन से कराए हैं? कभी कुछ नहीं यूज किया, कभी नहीं लगाई। वो पूछिए, फॉर्मूला क्रीम तो नहीं लगाई आपने कभी? कभी कोई क्रीम यूज नहीं की। चलें फिर ठीक है। फ्रेकल्स भी, अब ये पिगमेंटेशन को फ्रेकल्स कह रही है, फ्रेकल को फ्रेकल कह रही है। क्योंकि फ्रेकल्स आपके बड़े नहीं है। फ्रेकल्स वो होती हैं जो गोरों की स्किन पे होती हैं और एक छाई होती है। कभी कुछ नहीं यूज किया। अच्छा, मुझे बताइए, ये आप छाइयों की बात कर रही हैं? देखिए वो डिफरेंट है। अच्छा, छाइयों की बात कर रही हैं, फ्रेकल्स नहीं। छाइयों के लिए देखिए सबसे पहले झंग से असल बात ये है, उनकी कॉल कंप्लीट हो जाए तो बात करूं। मेरी दरख्वास्त है कि जो फ्रैकल्स हैं या हमारे चेहरे पे रंगत की तब्दीली है, इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक हमारे हार्मोन से है ज़रूर। हार्मोन से, एग्जैक्टली। जो एज ग्रुप है
जो हम अभी थोड़ी देर पहले अर्ली प्यूबर्टी की बात कर रहे थे, और अर्ली हम अगर मेनोपॉज की बात करें तो ये 40, 41, 42 वो एज है जहाँ पर आजकल आमतौर पे ख़वातीन मेनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं। ये मेनोपॉज जो है ये इनके चेहरे पर तब्दीली लाता है। मुमकिन है ये वो तमाम चीज़ें हों, उनसे ये हम दरख्वास्त करेंगे कि अपनी किसी लेडी डॉक्टर से मिल करके अपनी उन तमाम चीज़ों को ठीक कर लीजिए, फिर कोई क्रीम यूज़ कीजिए। मैं फिर एक और नुस्खा बता देता हूँ, ये नुस्खा चाहे यूज़ कर लीजिए लेकिन अपनी डॉक्टर से मशवरे के बाद। लेकिन ये नुस्खा भी आपके सामने होगा, पर छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं। और आज हमारा शो है एंटी एजिंग के हवाले से कि किस तरीके से आप अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोक सकते हैं, और बल्कि आप एक ना वो कहते हैं कुमन केरियां खा के वापस जा सकते हैं, यानी कि आप वापस अपने आप को 10-15 साल पीछे कर सकते हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ 20 साल 25 साल पीछे करें। बस करना ये कि आपको थोड़ा सा मन मारना है, थोड़ी सी कुर्बानी देनी है अपने टेस्ट की, टेस्ट बर्ड्स की, जिसका आपको बड़ा मजा आता है ना मीठे खा के। क्योंकि मीठा मैं बताती हूँ ये जो मैं भी बड़े शौक से खाती हूँ, और मैं भी, मेरी रात कंप्लीट ही नहीं होती मीठे के बगैर। हाँ, अब मैंने खजूर खानी शुरू कर दी। मैं पहले भी खाती, मैंने कहा बस नहीं, अब मुझे अपना वजन कम करना है तो मुझे कुर्बानी देनी है अगर मुझे तरोताज़ा और जवान दिखना है। और देखिए मीठा खाने से मूड कितना अच्छा हो जाता है। हाँ। आप इतने फ्रेश और इतने अच्छे मूड में रहते हो। जो मीठा नहीं खाते वो कितने ड्राई, और लेकिन जब कपड़े ना आ रहे ना फिर मूड खराब भी हो जाता है। तो आप नहीं खाऊंगी मीठा। और जब सब आपको इतना बड़ा बड़ा कहें, आप अपने उम्र से बहुत बड़े लगते हैं जब मोटे होते हैं, जब पतले होते हैं तो इतना फेस बेबीश फेस लगता है। उसके अलावा मैंने भी देखा जब आप वेट गेन कर लेते हो पीपल स्टॉप टेकिंग यू सीरियसली। ट्रू, ये भी बड़ा मसला है जब आपका वजन बढ़ता है। खैर हर बॉडी की डायनामिक्स मुख्तलिफ होती हैं, और आज क्योंकि हम एंटी एजिंग के वाले से बात करें, अक्सर मुझे ये बताएं, वैसे मैं रोज कोई तकरीबन शो में ना कोई 2 कप तो कॉफी, ब्लैक कॉफी की पी जाती हूँ। कॉफी एंटी एजिंग है? कॉफी किसी हद तक है, लेकिन बात बुनियादी ये है कि कॉफी का 1 कप 6 कप चाय के कैफीन के बराबर है। और इसका मुस्तकिल इस्तेमाल ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा बेरी का शहद ऐड कर लें तो बहुत सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। जहाँ तक चीनी का ताल्लुक है, रात के वक्त चीनी का इस्तेमाल इसलिए हल्का सा बेहतर इसलिए है कि हमें वो रात को ब्रेन में ग्लूकोज की कमी नहीं होती और तमाम चीज़ें बेहतर रहती हैं। अच्छा, नींद में भी ग्लूकोज की कमी हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं सकती। हाइपो में लोग सोते हुए जाते हैं। हाँ। अच्छा, खाना खाने के बाद जो मीठे का हुक्म है वो इसलिए है कि हमारे टेस्ट बर्ड ये मैसेज दें कि मीठा आ गया, इंसुलिन बनाओ। इंसुलिन पैंक्रियास बनाएगा। पैंक्रियास के 2 सेल्स हैं, एक अल्फा एक बीटा। बीटा सेल इंसुलिन बनाएंगे और अल्फा सेल पैंक्रियाटिक जूसेस बनाएगा जो हजम के निज़ाम के लिए बेहतर है। लिहाजा खाना खाने के बाद 1 चम्मच मीठा खाना बहुत अच्छी बात है। वो मीठा खजूर हो, वो मीठा कोई फ्रूट हो, या वो मीठा कुछ और हो। लेकिन एक गलतफहमी का इजाला मैं चाहता हूँ कि कर दूँ। जी जी। शक्कर, सफ़ेद शक्कर, 100 ग्राम सफ़ेद शक्कर 367 कैलोरीज की होती है। 367। और जो ब्राउन शुगर है वो 352 कैलोरीज की होती है। 367 और 352 में जो फ़र्क है वही वाइट चीनी और ब्राउन शुगर में है, सिवाय मीडिया की कारस्तानी के इसमें और कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, मतलब 6 कैलोरीज का मुझे क्या करना है, बस बता कर दे उसको भी। अच्छा, लेकिन ये मॉन्ग फ्रूट वगैरह तो सही है ना? मॉन्ग फ्रूट में तो कैलोरीज, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। हाँ। उसकी वजह ये है कि वो ग्लूकोज नहीं फ्रुक्टोज है। हाँ। और फ्रुक्टोज अगर आप ले रहे हैं तो वो कंपैरेटिवली बेहतर है। पहली बात। हाँ। रात को सोते हो जो लोग केला खाते हैं वो अपना ग्लूकोज भी पूरा करते हैं, अपना पोटेशियम भी पूरा करते हैं। 1 केला इनफ। या बात यह है कि ये तमाम चीज़ें हमें मैनेजमेंट ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन आपने कहा ना जिप लगानी है। अच्छा, लोग जैसे आगा साहब ये भी कहते हैं रात को सोने से पहले केला नहीं खाना चाहिए। देखिए बहुत सारी मिथ्स हैं। हाँ।
हमें तो ये भी सुनाया गया कि वो लोग जो दोपहर में दही खाते हैं वो मरते क्यों हैं पता नहीं चलता, जो रात को दही खाते हैं वो जिंदा कैसे सुबह उठते हैं ये नहीं पता चलता। हमने तो ये भी सुना है। तो बात ये कि रात को जितने भी लोग दावतों में रायते खा रहे होते हैं, रायते में 7 अप डाल के पी रहे होते हैं, उन्होंने सुबह फिर उठना भी नहीं चाहिए। तो ये मिथ्स शादी के साथ अलग अलग चीजें, और इन मिथ्स को असल में हमारे सोशल मीडिया ने इंक्रीज कर दिया। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे पास इल्म बढ़ गया है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारे पास अमल कम हो गया है। मसला पता है, सिर्फ मैं कहती हूँ कोई भी चीज़ है, आप देखें सोर्स क्या है आपका, चाहे वो दीनी इल्मों है, आप अपने सोर्स पे देखें कि आपके सोर्स के पास जा रहे हैं। अच्छा आगे साहब, एंटी वो जो सैगिंग के लिए क्या बना रहे थे आप? एंटी सैगिंग में 5 चीज़ें मेरे पास हैं। सबसे पहली चीज़ है लाइकोपेन, टमाटर। टमाटर को इस्तेमाल जब भी करना है, सबसे पहले इसका छिलका उतारिए, इसके बीच के बीज निकालिए। चाहे आप लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। घर में अगर आप खाना पका रही हैं और आप बीज निकाल दें और ऊपर का छिलका उतार दें तो आपको जो लाइकोपेन है वो कंपैरेटिवली बेहतर मिल जाएगा। और ये बात पूरी दुनिया में तहकीक से साबित हो चुकी कि टमाटर का छिलका इंसानी जिस्म हजम नहीं कर सकता। हाँ, वो तो हांडी में भी नहीं पकता ना, कभी नहीं, हजम भी नहीं होता, हजम भी नहीं होता, बात लंबी हो जाएगी। हाँ। और किडनी पेशेंट को तो बिल्कुल ही मना है। बिल्कुल, लेकिन अगर आप बीज निकाल दें और छिलका उतार दें तो फिर ये लाइकोपेन। तो पहली चीज़ जो मैं दे रहा हूँ वो है टमाटर, एक तकरीबन आधा, 3 से 4 टुकड़े खीरे के। ये मेरे ज़हन में आ रहा है प्रेशर कुकर में गोश्त गल गया है, टमाटर का छिलका वो तैर रहा है। हाँ, तो आवारा सा खीरे के अंदर कंप्लीटली अपने जल्द को, स्किन को टाइट करने की सलाहियत मौजूद है। जैसे लोग आंखों के ऊपर रख लेते हैं, आलू को भी रखते हैं। आलू भी रखते हैं। ये ठंडा जितना होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, आंखों के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ है मुल्तानी मिट्टी, चौथी चीज़ है दही, और 5वीं चीज़ है हल्दी। अब फिर हल्दी को खुदा के लिए वाइटनिंग में ना ले जाइएगा, इससे कि दुनिया में उपटन जो बनता है वो हल्दी से ही बनता है। लेकिन हल्दी का बुनियादी काम जो है वो डीप क्लींजिंग है, डीप क्लींजिंग है। वो जो पोर्स और ब्लैक हेड्स होते हैं उनके लिए हल्दी और दही ही लगा लें तो काफ़ी है। मैंने तो इसमें 3 चीज़ें और ऐड कर दी हैं। इसमें मुल्तानी मिट्टी है, खीरा है, टमाटर है, हल्दी है और दही है। इन तमाम चीज़ों का आप कॉम्बिनेशन बनाएं, बहुत बारीक इसको पीसें, ग्राइंड करें और उसके बाद चेहरे पर लगा लें और 10 से लेकर 15 मिनट तक रखें। उसके बाद ठंडे पानी से मुंह धो लें। वाओ। आप जब चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 बार लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा ठंडा पानी कीजिए। गर्म पानी इस्तेमाल करने से आपके पोर्स खुल जाएंगे। हाँ। डिहाइड्रेशन भी होगी साथ में। डेफिनेटली। और अगर फर्ज करें कि आपको अपने चेहरे को ठीक करना है तो आप सिर्फ बर्फ ले लीजिए, अपने चेहरे पे लगाइए, आपको लगेगा कि पोर्स आपके खुद ब खुद बेहतर हो रहे हैं। और अगर आप गर्म पानी लगाएंगे तो बातें गर्म पानी तो पोर्स को खोलेगा। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि जितने बेहतर पानी को इस्तेमाल करेंगे वो आपकी जल्द को बेहतर करेगा। ठंडा पानी स्किन को जवान रखेगा और गर्म पानी पोर्स खोलेगा आपके। और यही बट मॉडरेट होना चाहिए। और अगर यही उसूल हम पीने के पानी में इस्तेमाल करें कि जितना ठंडा पानी आप इस्तेमाल करेंगे वो आपके मैदे के निज़ाम को ख़राब करेगा, और जितना सोक वाटर आप इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। सही, ठीक है। आगे साहब आपकी रेसिपीज कंप्लीट हो गई हैं, आप आ जाइए। अच्छा जी, हमारे साथ फिर अभी एक और हमारे साथ कमल मौजूद हैं। ज़ारा, इनका क्या ट्रीटमेंट होगा जी? अच्छा, पहले हम इनसे ये पूछते हैं कि क्या कराना चाहते हैं। आगे साहब बिल्कुल आप आ जाइए, बैठिए और उम्मीद आप जाके चीज़ें चेक कर लीजिए। हम आपका नाम क्या है? कमल, आप क्या कराना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा रिंकल्स हो रहे हैं वेट लॉस की वजह से ना, तो मैं चाहती हूँ बिल्कुल टाइटनिंग इफेक्ट। देखिए, अब इनकी फरमाइश ये है कि बिल्कुल अच्छी वाली टाइटनिंग चाहती है, मतलब नेचुरल वे में नहीं, ये स्नेच्ड फेस। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कि इनकी जितने भी डीप फाइन लाइंस हैं, और ये अपनी नेज़ल लेवल फोल्ड से बहुत ज़्यादा परेशान है, और आइज़ के लिए कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ गए हैं, वक्त से पहले मैं बूढ़ी लगने शुरू हो गई हैं। तो इनके लिए ये शी इज़ एन आइडियल कैंडिडेट कि हम इनके 2 फिलर्स डालें, दोनों ईच साइड पे फिलर। ये हम अभी करके नहीं दिखाएंगे, बट ऐसे कैंडिडेट जो चाहते हैं कि अब ओकेजन आने वाला है, इनकी फैमिली में एक शादी, कमल आप जरा कैमरे की तरफ देखिएगा, आप बिल्कुल सामने देखिए। देखिए, इनकी फैमिली में एक आ रही है शादी नेक्स्ट मंथ, तो ये चाहती हैं उससे पहले, क्योंकि इन्होंने वेट लूज़ किया है, तो ये चाहती हैं मैं बिल्कुल जवान नज़र आऊँ, मेरा फेस भी ख़राब ना नज़र आए। तो ऐसी कैंडिडेट्स जो मेरे पास आती हैं तो मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि क्योंकि शी इज़ विलिंग, शी वांट्स टू गो फॉर सम
आर्टिफिशियल थिंग्स। तो उसमें ये होगा कि हम इनकी 2 साइड्स पे फिलर डालेंगे। फिलर भी आप अच्छा वाला यूज़ करें, इटालियन या जर्मन फिलर लें। इसमें 1 ml ईच साइड हाइलुरोनिक एसिड फिलर डलेगा, उससे इनकी निबुलेबल फोल्ड्स बिल्कुल सेटल डाउन हो जाएंगी। और ये जो आँखों के आगे झुर्रियाँ आ रही हैं, हंसें आप बिल्कुल अच्छी तरीके से हंसें और गुस्सा, हाँ ये क्रोस फीट है और गुस्सा करें। हाँ, ये जितनी भी फोरहेड लाइंस आ रही हैं, फ्राउन लाइंस आ रही हैं, इन पे हम बोटॉक्स डाल सकते हैं। नीचे वाले हिस्से में हम फिलर डालेंगे 1 ml ईच, मीडियम। 3 तरह के फिलर्स आते हैं, डीप, वॉल्यूम एंड लाइट फिलर्स हम डालते हैं आइज़ के नीचे, जिनके पफिनेस, अंडर आई बैग्स होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा अंदर घुसी आंखें होती हैं। उसके लिए हम पॉलीपेप्टाइड फिलर्स भी डालते हैं। बट अब इनके हम जो है फिलर्स आई के नीचे नहीं करेंगे, बोटॉक्स करेंगे एंड 2 साइड्स पे फिलर करेंगे। बोटॉक्स से पॉइंट्स मैं इनको बता देती हूँ। बोटॉक्स हम करेंगे क्रोस फीट के लिए हम 2 यूनिट्स 3 पॉइंट्स पे देंगे ईच साइड। अच्छा, मुझे बताएं, जो बोटॉक्स वगैरह होते हैं, फिर इनकी मेंटेनेंस भी तो होती है ना? देखिए मेंटेनेंस पर इस तरह होती है कि ईयरली कराना पड़ता है। बोटॉक्स लास्ट फॉर 8 months to 1 year लास्ट करता है, अच्छा वाला बोटॉक्स। और अगर आप उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करें, जैसे कि आगा साहब ने बहुत सारी एंटी एजिंग के टोटके बताए हैं, और अच्छे सिरम्स यूज़ करें तो बहुत अच्छी मेंटेनेंस रहती है। 1 ईयरली कराना पड़ता है। और कुछ लोग ख़वातीन होती हैं कि वो सिर्फ जब कभी कोई शादी या कोई अच्छी तकरीब आई तब करा रही होती हैं। अच्छा, मुझे बताएं आलिया, ये तो देखिए हम तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास है तो हमारे पास ये प्रोसीजर्स मौजूद है कि हम बोटॉक्स करा सकते हैं, लेकिन अगर हम सैलून्स में आएँ तो हमारे पास सैलून में ऐसे एंटी एजिंग के कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं? देखें, सैलून्स में काफ़ी वैरायटी होती है। एक तो सैलून वो होता है जिसमें फेशियल्स जो है वो मशीन्स के साथ किए जाते हैं। कुछ ऐसे फेशियल्स हैं जो हैंड्स ऑन होते हैं। तो हैंड्स ऑन और फेशियल मशीन्स के साथ तो आप लिफ्टिंग और कंटोरिंग कर सकते हैं, बट जाहिर है उसके रिपीटेडली सेशंस होते हैं बिकॉज मसल का काम है। मसल एक सिटिंग में तो लिफ्ट नहीं होगी। कुछ ऐसे सैलून्स हैं, जैसे मेरा है वो एस्थेटिक सैलून है, जहाँ पे आप एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं। हमारे पास बोटॉक्स फिलर्स के लिए तो डॉक्टर आती है, वो मैं नहीं करती, बट एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स वो होते हैं जो कि माइक्रो नीडलिंग आजकल बहुत इन है। माइक्रो PRP वाला जो PRP जो है वो बेसिकली ब्लड ड्रॉ करके वो आपका अपना प्लाज्मा बना के फिर आप उसको या तो इंजेक्ट करते हैं या फिर वो माइक्रो नीडलिंग कर लेते हैं। माइक्रो नीडलिंग क्या करती है, वो भी कोलेजन प्रोड्यूस करती है। चोट लगती है, चोट लगने के बाद कोलेजन प्रोड्यूस हुई और फिर हम उसके मुताबिक डिफरेंट सीरम्स इस्तेमाल करते हैं जो भी स्किन को जरूरत है। जैसे पिगमेंटेशन के लिए हम सीरम यूज करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये PRP वाला जो इन्वेसिव वाला ट्रीटमेंट कराने से चेहरा थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है, ऐसा नहीं है? बड़ा तो नहीं होता, वो होता ये है कि आपका अपना ही प्लाज्मा जो है वो आपकी रिक्वायर्ड जगहों पे यूज किया जाता है, चाहे वो बालों में यूज किया जाए, चाहे वो स्किन पे यूज किया जाए। वो एक फ्रेशनेस लेके आता है, ग्लो लेके आता है और साथ साथ आपकी स्किन में टाइटनिंग का इफेक्ट देता है। लेकिन कौन से, अगर मैं फेशियल्स के नाम के हवाले से बात करूँ तो कौन से फेशियल्स है जो एंटी एजिंग होते हैं? एंटी एजिंग फेशियल्स में माइक्रो नीडलिंग आ जाती है, मीजोथेरेपी आ जाती है, क्रायो टाइटनिंग आ जाती है, आपकी ग्लास स्किन फेशियल आ जाती है। ग्लास स्किन फेशियल बेसिकली एक ग्लो के लिए है, बट वो साथ साथ कंटोरिंग भी करता है क्योंकि वो बहुत गर्म हीट के साथ आपकी स्किन को कोलेजन प्रोड्यूस करता चला जाता है। सो वो डबल काम करता है, आपकी टाइटनिंग भी कर रहा है, एंटी एजिंग भी कर रहा है और शाइन भी लेके आ रहा है चेहरे पे। ठीक है। और आपकी लिफ्टिंग्स हैं, कंटोरिंग्स हैं, वो सारी सही। अच्छा, अगर देखिए बोटॉक्स का प्रिवेंशन भी बताऊंगी। बोटॉक्स के मैंने पॉइंट्स पूरे बता दिए। बोटॉक्स बहुत ओवरडू भी नहीं कराएं क्योंकि उससे आपकी मसल्स बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं, बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। उसमें ये होता है कि 3 डेज़ का आपको एहतियात करना होता है, झुकना नहीं होता, सर पीछे नहीं करना होता, स्ट्रेट रहकर सोना होता है। बोटॉक्स से कुछ प्रिकॉशंस हैं। कुछ ख़वातीन आती हैं बोटॉक्स करा के एक साइड पे सो गई तो एक साइड बहुत ज़्यादा स्टिफनेस करती है। जी। तो इसके बहुत सारे, देखें हर बंदा हर प्रोसीजर नहीं करा सकता, जो केयर और मेंटेन कर सकते हैं उसी को प्रोसीजर कराने चाहिए। तो ये है कि ये शी इज़ अ गुड कैंडिडेट फॉर बोटॉक्स। बोटॉक्स में देखिए 3 यूनिट्स हम 2 यूनिट्स ईच साइड क्रोस फीट के लिए लगाएंगे। फोरहेड की फ्रंट लाइंस, फोरहेड लाइंस ख़त्म हो जाएंगी, बनी लाइंस ख़त्म हो जाएंगी। मेजेटा ब्लॉक करेंगे तो इनका एक थोड़ा स्लीक ओवरऑल लगेगा कि आपने जैसे इस्त्री करके ऐसे थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच फेस लगेगा। फिलर से लाइंस फिल हो जाएंगी तो ये
खुश हो जाएंगी शादी में जाने के लिए, बट उसकी फिर घर वाले भी खुश हो जाएंगे, घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि इंस्टेंटली इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाइफो देखिए लॉन्ग टर्म प्रोसीजर था कि स्लोली आपको रिजल्ट्स मिले, इसमें आपको इंस्टेंटली कल परसों में ये बहुत जवान अपनी उम्र से 20 साल छोटी नजर आएगी। ज़ारा अपनी पटारी में कैसी चीजें लेके फिर रही है, 20 साल कम, 20 साल कम, क्योंकि देखिए इसमें ये कि कॉलेज ना चले जाइएगा, फिर शादी में जाना है आपने, कॉलेज चली जाओ। और ये है कि वो अभी क्योंकि इन्वेजिव प्रोसीजर्स है, इसमें ये है कि सिरिंजेस यूज होती है, हम करके नहीं दिखा सकते, पर मैंने बता दिया कि हम ये कर सकते हैं। चले, अच्छा अब हम जरा ट्रीटमेंट है ये 20 साल अगर छोटा कर सकता है, 2 बार करवा लिया तो फिर क्या होगा? बस फिर अब गुर्ती के लिए किसी को ढूंढने की, गुर्ती के लिए आ टाइम कर सकते हैं। अच्छा कुछ खवातीन होती हैं कि वो रिपीटेडली आ जाती हैं, विद इन 3 मंथ्स टाइम खत्म नहीं हुआ बोटॉक्स फिलर्स का, वो दोबारा आ जाती हैं कि हमें दोबारा करें, तो आई डोंट डू इट। देखिए वंस ईयरली एटलीस्ट उस पीरियड को, वो जो स्पैन है उसको कंप्लीट होने दें, 6 मंथ से पहले ये प्रोसीजर्स रिपीट ना करें। कुछ खवातीन होती हैं वो जल्दी और एडिक्टिव होती है ना नशा, तो फिर जब एडिक्टिव होती है ना तो फिर देखिए टू मच प्लास्टिक फेस डजंट लुक गुड। नेचुरल वे में मैं हमेशा क्लाइंट्स को ये कहती हूँ, नेचुरल वे में एज ग्रेसफुली, यू शुड नॉट बी लुकिंग। अभी तो मैं वही में बात होगी, वो रेखा की बात भी हो गई कि वो उनको देखें, उन्होंने भी कहा कि मैंने नहीं 70 साल से बड़े हो ना, वो अभी डिम्पल का पार्टी, उन्होंने कहा जी सॉरी व्हाट 70 इयर्स, ये है मैं हूँ। अब देखिए अच्छी बात है, मुझे बहुत आई लव इट जब मैं देखती हूँ कि खवातीन ख्याल कर रही हैं, और मुझे और भी अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ बंदे भी अपना ख्याल कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, ये आपका राइट है कि आप, और दूसरी बात जब आप सोचते हैं ना कि मैं यंग हूँ, आप लगते भी हैं, हाँ ठीक है। अच्छा उम्मे, हम क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं? अच्छा सबसे पहले जो है हम देखिए जो हम एंटी एजिंग की बात करें उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाती हैं, सैगी स्किन आ जाती है, डल स्किन आ जाती है, लेकिन 2 चीज़ें ज़्यादा, एक रिंकल्स और एक स्किन का सैग होना, ये दोनों चीज़ें वक्त से पहले भी आ जाती हैं। मतलब प्री मेच्योर एजिंग जिसे हम कहते हैं कि अर्ली एज में आ गई, इसलिए कि हम एकदम से वज़न वेट लूज़ करते हैं, या कोई बीमारी से होता है, या कोई सही डाइट नहीं ले रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अर्ली एजिंग पे लेके आते हैं। दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल जो आपकी ज़रूरत नहीं है, आप वक्त से पहले उस चीज़ के पर जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको वो तमाम चीज़ें पहले नुकसान पहुंचाएंगी। जैसे मैं अपने तमाम पेशेंट्स को, बच्चों को मना करती हूँ कि आपने 18 साल से पहले सिर्फ जो बेसिक चीज़ें उस पर रहना है, जैसे मैं ट्रीटमेंट कर लें, एक्सफोलिएट कर लें, हाँ। तो हर बच्ची के हाथ में ग्लाइकोलिक एसिड होगा, रेटिनॉल होगा, नियासिनामाइड होगा, हर बच्ची के हाथ में ऐसे ही है। और ये मैं ये लगाऊंगी तो इससे ये होगा, जैसे अभी कहा नाइट क्रीम अलग है जी, नाइट क्रीम अलग। अच्छा ग्लाइकोलिक एसिड या रेटिनॉल ये हर किसी की नीड नहीं है। फिर वो कहते हैं जी वो बड़ी अच्छी कंपनी है, उसका ऐड बहुत चल रहा है। मैं क्या कहूँ, मैं अभी पंजाब टूर पे गई थी, हर दूसरे पेशेंट के पास उसका जो है सैलिसिलिक एसिड मौजूद था। भाई क्यों मौजूद है? ये बड़ा अच्छा है, पता नहीं किसने कहा अच्छा है, ऐड अच्छा चल रहा है उसका, और वो उसके बाद स्किन तबाह हो गई, वो आई क्लिनिक की है। तो ये वो चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि हम रिंकल, जैसे अभी मैं बात करती थी कि सैगिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी जो मैं रिंकल्स की बात करी जो अर्ली एज में आ जाती हैं, कि लाइंस आ जाती हैं, लाइंस आ जाती हैं, बारीक बारीक लाइंस आ जाती है। अच्छा एज के साथ आ रही है, कोई बुराई नहीं है। जैसे अभी ज़ारा ने कहा एज तो हमारी बढ़ेगी, ये तो फितरी सी चीज़ है। आप अच्छा बहुत से लोग क्या करते हैं, एक ही लफ्ज़ उनको आता है, जी बोटॉक्स कराया होगा, जी अब बोटॉक्स बहुत पुराना आउटडेटेड हो चुका है, अब तो मॉर्फेस भी आ गया, एक्सोसोम भी आ गए, कोलेजन भी आ गया, बहुत चीजें आ गई हैं कि आपको अंडर नाइफ जाना ही नहीं है। इन सब को करवा के आप पता नहीं 20 या 50 साल भी पीछे हो सकते हैं और बहुत आराम से हो सकते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आगा साहब ने की थी, अगर अपने गट का ख्याल नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई चीज़ आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। हम कितनी महंगी क्रीम्स लगा लें, कुछ भी लगा लें, अगर हमारा गट सही नहीं है, हमारा पानी का इंटेक अच्छा नहीं है, हमें दुनिया की लाखों की क्रीम भी फ़ायदा नहीं देगी। और अगर प्रॉपर आप पानी पी रहे, अब ये नहीं कि अब 8 लीटर पानी आज ही पी लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। जिससे आपकी जो नीड है उसके हिसाब से पानी पीना है, डाइट का ख्याल रखना है, और जो चीज़ें वो लगानी है, आप ट्रीटमेंट भी करवाइए, आप होम रेमेडीज भी कीजिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने पॉजिटिव भी रहना है और खुश भी रहना है। हाँ। और उससे भी बड़ी बात है खुश रहने भी देना है, दूसरों की अगले को भी हसरत कर करके अपने आप को चलाते हैं आप। तो रिंकल्स के लिए सबसे पहले बहुत आसान सी चीज़ें जो हमारे घर में मौजूद होती है। मैंने अलसी का पाउडर बना के रखा हुआ है, अलसी को पीस के, अलसी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा अलसी के पाउडर में थोड़ा सा लेमन जूस डाला है, थोड़ा सा लेमन जूस है, और ज़रा सी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी।
आंबा हल्दी हो तो अच्छी बात है, वरना नॉर्मल हल्दी भी इस्तेमाल की जा सकती है। 1 स्पून हमने लिया है अलसी और उसमें आधा लेमन जूस डाला है, एक चुटकी जो है हल्दी डाली है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गन्ने का जूस। अच्छा, गन्ने का जूस अगर आप पीते हैं, यहाँ पे मैं कहूँगी कि अभी तो सीज़न है, बिल्कुल पीना चाहिए। एंटी एजिंग के लिए अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स मौजूद है इसके अंदर। अगर आप लगाते हैं, आपकी पिगमेंटेशन को दूर करता है ये। आप पीते हैं तब भी आपकी पिगमेंटेशन को दूर करता है। अच्छा। आपका जो है ना हाजमा अच्छा रहता है, आपकी एजिंग को कंट्रोल करता है। और वो जो स्पेशली अदरक मिला हुआ, अदरक और लीमू मिला हुआ मिलता है, क्या मजे का। लेकिन वो जरूर पीना चाहिए सीजन में, कि सीजन की चीज है, बट ये सफाई का ख्याल रखते हुए। लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है, इसका लगाना भी बहुत इफेक्टिव है कि आप ये मास्क लगा रहे हैं और ये आप सिर्फ जूस लेके आपने खाली फेस के ऊपर स्प्रे कर लिया, लगा लिया और 15 मिनट के बाद ठंडे पानी से वॉश कर लिया। हाँ, मतलब पता चले ना लगा के सो गए तो सुबह चूंटियां चिमड़ी में आपको असल में ऐसे नहीं करना। शुगर केन में ग्लाइकोलिक एसिड बहुत ज्यादा होता है जी। ग्लाइकोलिक एसिड ही इसमें जादू करेगी। वो स्किन को ब्लीच है, आपको पील करता है, आपको एक्सफोलिएट स्किन आपकी हो जाती है, तो आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं, पिगमेंटेशन लाइट हो जाती है। लेकिन लगा के आपने वॉश करना है, 20 मिनट बहुत होते हैं, बट वॉश करने के बाद स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइजिंग करना जरूरी है। अगर बाहर जा रहे हैं या किचन में काम कर रहे हैं तो सनब्लॉक लगाना जरूरी है। दोनों चीजें जरूरी हैं। जरूरी है। अच्छा, फैसलाबाद से हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। आलिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मरीजा? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, मैंने आपसे सवाल ये करना था कि मुझे कैंसर था और मुझे कीमो का ट्रीटमेंट मेरा मुकम्मल हो चुका है। अच्छा। तो मुझे ये पूछना है, एक तो मेरे सर पे और आईब्रो के और जो आईलैश के बाल है वो काफी कम हो गए हैं, बल्कि आईब्रो से भी बड़े नाम से रह गए हैं। तो उसकी ग्रोथ के लिए मुझे थोड़ा सा बताया। दूसरा, मेरे चेहरे के ऊपर इस कदर वो जैसे खुश्की थी ना, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन मेरी हो गई। तो काइंडली मुझे आगा साहब से कोई पूछ के बता दें कि मैं क्या करूं उसका। ठीक है आलिया, एक तो अब आप कैंसर फ्री हो? जी जी, कैंसर फ्री हूं, मेरा टेस्ट क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत मुबारक हो, आपके घर वालों को बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ने आपको जिंदगी दी है और ये हो जाएगा। अगर आप कराची में होती हैं तो आई नो देयर इज अ वेरी नाइस फ्रेंड जो कि आमना, वो स्पेसिफिकली जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके आईब्रो का वो माइक्रो नीडलिंग करती हैं। बट माशाल्लाह से ये भी हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दे दे। लेकिन आगा साहब, वो जो परेशानी उनकी मेरी बहन की, जरा कैसे कर सकते हैं? उसमें 2 चीज़ों अर्ज करने से पहले एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ इनकी बात के बाद, कि गन्ने का जो मौसम है वो 15 अक्टूबर से शुरू होता है और 15 फरवरी को ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो गन्ने का रस आता है वो बहुत ज़्यादा यूरिया डालकर वो गन्ना नुमा उगाया जाता है, वो गन्ना नहीं होता, उसकी क्वालिटीज़ बहुत ख़राब होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, 15 अक्टूबर से 15 फरवरी। अच्छा, कैंसर सर्वाइवल माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि जो माइक्रो नीडल बताया था, वो माइक्रो नीडल बहुत अच्छी चीज़ है। माइक्रो नीडल बुनियादी तौर पर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को स्टिमुलेट करने के लिए होती है और हमारे जिस्म में जो कुछ है, जैसा है, उसकी बुनियाद हमारी ब्लड सप्लाई है। जिस जगह पर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी वहाँ गैंग्रेन हो जाएगा। तो जो इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया है, उस ट्रीटमेंट के बाद जो बेसिस वो मौजूद होते हैं उनको स्टिमुलेट करने की ज़रूरत है। अगर भी एक छोटा सा कोई ट्रीटमेंट कर लें तो ये बेहतर हो जाएंगी। भवों को बेहतर करने के लिए, आईब्रोज को, कोई सा भी तेल लें, बेहतर है कि तिल्ली का तेल लें, सेसमे ऑयल वो लें, उसके अंदर सुरमा पिसा हुआ मिक्स करें और वो सुरमा लगा लें तो इंशाल्लाह ताला उनके आईब्रो बेहतरीन तौर पर आ जाएंगी। और ये तरकीब नए नौज़ायदा बच्चों में जब अकीक़े के बाद सर पे लगा दिया जाए तो उनके बाल बहुत खूबसूरत होते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, तो बिल्कुल बहुत अच्छा बताया उन्होंने। एक सीरम आता है जो इस तरह के पेशेंट्स के लिए होता है, वो लेटिस के नाम से होता है, बट वो यहाँ पे नहीं मिलता, बहुत एक्सपेंसिव होता है, यूएस में मिलता है। बट उसका ऑल्टरनेट जो है वो यहाँ पे, वो भी अब शॉर्ट हो गया है कि ल्यूमिगन के नाम से मिल जाता है। होते वो आई ड्रॉप्स हैं, बट वो आपकी आईब्रो को, आई लैशेस को, और जो बाहर जो पेशेंट एलोपेशिया के वो बाल निकाल देते हैं। अगर आप कुछ अर्सा लगाएंगे तो ल्यूमिगन या उसका ऑल्टरनेट मिल जाएगा। और जितने भी ग्रो सीरम आ रहे होते हैं, लैश सीरम्स, वो उसमें सब में ल्यूमिगन या लेटिस जो है ऐड होता है। तो वो भी लगाएंगे तो इंशाल्लाह उससे भी फर्क पड़ेगा। इंशाल्लाह। अच्छा, आप दूसरी चीज क्या बनाने जा रही हैं? ये तो हमारा बन गया है। जिस तरह से ये इस तरह से मास्क बनेगा, इसको आपने लगाना है। अच्छा, लगा के सिर्फ छोड़ना नहीं है, हम रिंकल्स के लिए बना रहे हैं।
मसाज करना है ताकि आपके क्रो फीट्स आपका पूरा अच्छी तरह मसाज करना है। नेक पे ज़रूर लगाना है, हाथों पे ज़रूर लगाना है, लगा के और थोड़ी देर छोड़ देना है। उसके बाद जब ये थोड़ा सा ड्राई होगा 20 से 25 मिनट लगेंगे तो ठंडे पानी से इसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद रात का टाइम है तो आप अपना जो भी सीरम लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं वो लगाएंगे। मैं भी और भी चीज़ बताऊंगी उसका, इंशाल्लाह उससे भी फर्क पड़ेगा। और दिन में लगाया है तो सनब्लॉक जरूर लगाएं। मैं फिर ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर आप क्या बनाने जा रही हैं? मैं बताऊंगी कि आपके एक तो लिफ्टिंग स्प्रे बताऊंगी, फेस स्प्रे, दूसरा एक आपका मसाज ऑयल होगा जो कि आपके सैगिंग को खत्म करेगा, स्किन को लिफ्ट करेगा। चलें, छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं में जाएगा। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एंटी एजिंग के हवाले से जो है आज बड़ा ज़बरदस्त हमारा शो जो है चल रहा है और इसमें उम्में जो है वो किचन में मौजूद हैं। और वो जो क्योंकि देखिए ये जो सैगिंग है ये हमारे फेस पे नहीं आती, हमारी बॉडी पे भी आ जाती है जब हम वेट रिड्यूस करते हैं। ऑल्सो जब वेट रिड्यूस करने के प्रोसेस में आपको इसलिए बाबा कहते हैं जी एक्सरसाइज करें, ये पता हम सबको है, लेकिन वो बात है ना कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे कि आपने वॉक करनी है या फिर आपने साथ में एक्सरसाइज करनी है। ख़वातीन मेरी वो बहनें जो कि एक बड़ी प्यारे प्रोसेस से गुजरती है जिसको कहते हैं माँ बनने का प्रोसेस, तो इसमें भी फिर वो देखते हैं उनकी बॉडी में भी सैगिंग आती है। तो सैगिंग के वाले से आप बता लीजिए कि आप मैं कहती लिफ्टिंग स्प्रे, मास्क हमने बता दिया, आगा साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई और अभी जिससे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं आलिया बता रही है, ज़ारा बता रही है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक ट्रीटमेंट करवाया उसके बाद छुट्टी हो गई, खुदाफिज कर दिया और अब आपने एक साल कुछ नहीं करना, मुँह भी नहीं धोना, कुछ लगाना नहीं है, तो स्किन तो आपकी दूसरे दिन ही ख़राब हो जाएगी। तो उसको मेनटेन करने के लिए कुछ चीज़ें आपको रेगुलर करनी है, स्किन केयर रूटीन करनी है। अच्छा, स्प्रे के लिए जो है सबसे पहले मैंने अनार का जूस लिया, आजकल अनार आए हुए हैं और अगर अनार खत्म हो जाए तो जो फ्रूट है उसका जूस ले लेना, सिट्रस फ्रूट, ऑरेंजेस आ जाएंगे, ग्रेप फ्रूट मिलता है। तो अभी हमने अनार का जूस लिया है, तकरीबन आधा कप। अनार के जूस में एलोवेरा जेल ऐड किया, ठीक है। एलोवेरा जेल जो है फ्रेश होना चाहिए, उसको आप ब्लेंडर में डालें या दोनों को मिक्स कर लें, लेकिन उसको ब्लेंड करके अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया। आधे कप अनार के जूस के अंदर 1 चमचा 1 टेबल स्पून हमने एलोवेरा जो है जूस डाला है, पल्प डाला उसका। अच्छा, इसमें ये जो चीज़ है ये मेरे पास है अनार का छिलका, अनार का फूल, अनार की कली, ठीक है, ये सब चीज़ें, ये देखें ये अनार के फूल है, अनार की कली है, इसमें छिलका भी है, फ्रेश है, इसका पेस्ट बना लिया है। अभी तो ताज़ा है तो इसका आपका आराम से सूखा हुआ भी मिल जाएगा, बट अभी फ्रेश था तो हमने इसका तमाम चीज़ों को मिक्स करके इसका पेस्ट बना लिया है। और ये लिफ्टिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसके डिफरेंट ऑयल्स भी बनते हैं, बट इसका हम लेंगे ½ टी स्पून, पेस्ट का ½ टी स्पून। ये तमाम चीज़ें आपने मिला के और इसमें ज़रा सा आप डालेंगे मेथी दाना, तकरीबन आधा चमचा, बस ये आपका स्प्रे तैयार हो गया। अच्छा, ये स्प्रे ही रहेगा, इसको स्प्रे बॉटल में रखिए। स्प्रे बॉटल में रखने के बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है। इसमें हमने कोई जो भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, ऑब्वियसली सब चीज़ें नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, तो आप इसको बहुत दिन तक नहीं रख सकते, लेकिन फ्रिज में रखेंगे तो आराम से आपका 20-22 दिन चल जाएगा, आराम से चल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब अगर फ्रिज सही काम कर रहा है, लाइट ज़्यादा नहीं जा रही है, मतलब 15 दिन आप इसको 15 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लें, बट इतना बनाएंगे तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब करना क्या है कि आपने फेस वॉश किया है, इसको लिया और स्प्रे कर लिया, नहीं तो कॉटन से लगा लिया और थोड़ी देर ड्राई होने दिया। जब ये ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो गया, जज्ब हो गया, फिर आप जो स्प्रे करना ज़्यादा बेहतर होता है या कॉटन से लगाना? कॉटन, देखिए स्प्रे से भी अच्छा इजी है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको कॉटन से लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है स्प्रे के मुकाबले में। स्प्रे में कहते हैं ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, प्रेशर से आता है, बट कॉटन से लगाना ज़्यादा बेटर है। उसको लगा के या जो छोटे छोटे पैड्स आते हैं उससे आप लगा लीजिए, लगा के थोड़ी देर छोड़ेंगे। जैसे ये ड्राई होगा, सुबह का टाइम में सनब्लॉक लगा लें, मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं इसके ऊपर। रात को लगा रहे हैं तो उसको लगाएं, रात को फेस वॉश करें, इसको लगाएं। इसके बाद जो भी आपकी नाइट रूटीन है वो कीजिए, आप देखेंगे आपकी स्किन नेचुरली लिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। ना सिर्फ लिफ्ट होगी, वही वाली बात कि अब क्या करें, गोरे रंग को नहीं छोड़ सकते, रंग में निखार भी आएगा, रंग में निखार भी आएगा, जबरदस्त। अच्छा, और ये स्किन सैगिंग को क्या रोकेगा? बिल्कुल रोकेगा, बहुत फर्क आएगा। इसके बाद मैं आपको स्किन सैगिंग के लिए कोलेजन बताऊंगी, ठीक है? अच्छा, कोलेजन बताऊं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोलेजन के लिए हम बड़े शॉट्स आ रहे होते हैं, साशे आ रहे होते हैं, कैप्सूल्स आ रहे होते हैं, बहुत डिफरेंट चीजें, इंजेक्शंस आ रहे होते हैं, इंजेक्शंस ड्रिप्स हम खुद भी कर रहे होते हैं कि लगा रही हैं आपको, फेस के इंजेक्शंस अलग है, बॉडी के अलग है, लेकिन ये खाने वाला कोलेजन आपका हर्बल है, नेचुरल। इसमें आपने सबसे पहले अलसी लिए 1 चमचा, इक्वल लेना आपने, मेथी दाना लिए 1 चमचा,
इसके बाद आंवला पाउडर, अभी आप आगा सामने कितनी तारीफें की थी, सबको समझ में आ गई होगी कि आंवला कितना, 1 चमचा आंवला पाउडर। और ये तीनों का तो आपने मिक्सचर बना लिया, पाउडर बन गया, लेकिन इसके अंदर आपने इंजीर ऐड करनी है, बारीक बारीक क्रश करके कर लें, इससे आराम से पिसती नहीं है। ठीक है। इसको आपने बारीक बारीक काट के ना तकरीबन इस रेशो के अंदर 2 इंजीर ऐड करेंगे, मतलब 1-1 चमचा लिया है तो 2 इंजीर इसके अंदर। अब ये आप बना के रख लेंगे, ये 1 चमचा रोजाना आपने खाना है। ये खाना है, ये खाना है। कोलेजन खा रहे हैं आप, 1 चमचा बड़ा खा लें, अच्छा है दूध इसके साथ पी लें, कोई फ्रेश जूस पी लें, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जिस वक्त आपको इजी होता है, लेकिन रात को खा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। शाम को टाइम मिल रहा है शाम को, लेकिन रात का टाइम सबसे अच्छा है। जब आप ये खाना शुरू करेंगे, आप लगातार 1 महीना खा के देखिए, आपको लोग पूछेंगे कि कौन से वाले शॉर्ट्स इस्तेमाल करें कि स्किन लिफ्ट होना शुरू हो गई है। जैसे कि नेचुरली कोलेजन है तो अच्छा, सिर्फ फेस को नहीं, ये पूरी बॉडी को लिफ्ट करेगा। क्या बात है जी, पूरी बॉडी की स्किन टाइट होगी। अच्छा रुबीना हमारे साथ कॉल भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है नदिया? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। रुबीना जी, बात ठंडे शहर से को फोन करिए, आई सर्दी आ गई इस्लामाबाद में? जी फिलहाल तो स्वेटर नहीं पहने। स्वेटर नहीं पहने, लेकिन एसी तो ऑफ हो गया। एसी ऑफ हो गए ना आपके? एसी ऑफ हो गए हैं। चले ठीक है जी, हौका ही भर सकते हैं हम। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहूंगी कि मेरी एज 54-55 है, ठीक है, तो चेहरे पे फाइन लाइंस हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस में रह के जो भी आप कह लें, तो उसके लिए मुझे फिलर बेहतर रहेगा या बोटॉक्स? क्योंकि फिलर जो मतलब मैं मुनासिब नहीं समझती चेहरे पे ऐसा कुछ करवाना, लेकिन मुझे इसका गाइडलाइन दीजिए। देखिए, अगर आप बिल्कुल लाइट सा चाह रही हैं तो फिलर बोटॉक्स नहीं, उनको शादी में जाना था, बहुत वेट लूज़ किया था, तो उनको अपना फेस अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने उनकी चॉइस पे फिलर बोटॉक्स किया। मैं आपको एक्सोसोम्स रेकमेंड करूँगी। एक्सोसोम्स बहुत लेटेस्ट टेक्निक आई है जिसके अंदर प्लांट बेस्ड, हम मुस्लिम्स के लिए प्लांट बेस्ड स्टेम सेल्स होते हैं एक्सोसोम्स। वो क्या करते हैं, हम फेस पे इंजेक्ट करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोनीडलिंग। पहले पूरे फेस पे अंडर द आइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड देन कुछ पॉइंट्स पे हम इंजेक्ट करते हैं। उससे आपके नेचुरल कोलेजन बिल्ट होता है, स्किन रीजनरेशन होती है और आपकी नेचुरली फेस टाइटनिंग होती है। तो ये बहुत लेटेस्ट प्रोसीजर है और इसके बहुत अच्छे और अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप एक्सोसोम्स कराएं, जिससे आपकी नेचुरली फाइन लाइंस भी ख़त्म हो, आपका पिगमेंटेशन भी ख़त्म हो, स्किन पे नेचुरल ग्लो आए, वाइटनिंग आए, ब्राइटनिंग आए। जब स्किन का नेचुरल कोलेजन रीबिल्ट होगा, सेल्स एक्टिवेट होंगे आपके अपने, तो उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। सही। तो ये भी कैंडिडेट एक्सोसोम्स के लिए हैं। इनसे मैंने पूछा कि इनको क्या चाहिए, तो शी वाज लाइक कि देखिए, एक तो इनकी एजिंग भी है, शी इज़ एजिंग, और साथ साथ इनकी पिगमेंटेशन और डलनेस बहुत ज़्यादा है और इनको ऐसा नहीं है कि फ़ौरन कुछ रिजल्ट आइए। तो शी इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर एक्सोसोम्स। एक्सोसोम्स बालों के भी आते हैं, स्कैल्प एक्सोसोम्स भी एंड फेस भी, जैसे इनकी बालों की थिनिंग भी हो रही है। और बहुत सारी यंगस्टर्स जिनके बालों की थिनिंग हो रही होती है, बाल गिर जाते हैं, अर्ली ग्रेइंग, उसके लिए स्कैल्प एक्सोसोम्स बहुत अच्छे। वो भी बस एक कोल्ड चेन में आता है, आपको सिर्फ इंजेक्ट करना है। ये इन्वेसिव प्रोसेस है? दिस इज़ एन इन्वेसिव प्रोसेस और वो डिपेंड कर रहा होता है। हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोनीडलिंग भी करते हैं, जैसे लास्ट टाइम डॉक्टर साहिबा ने करके दिखाई थी माइक्रोनीडलिंग। माइक्रोनीडलिंग के थ्रू भी आप एक ईच सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं एंड देन विद द हेल्प ऑफ नीडल आप थोड़ा थोड़ा इंजेक्ट कर देते हैं। जब क्योंकि ये थोड़ी सी एजेड है तो इन पे इंजेक्ट भी करेंगे ताकि अच्छे रिजल्ट्स मिलें। तो इससे इनका ओवरऑल मसले हल हो जाएंगे, पिगमेंटेशन का भी, ग्लो का भी और स्किन रीजनरेशन एंड एजिंग का भी। सही, ठीक है। अच्छा, मैं आपके बनाने जा रही हैं? अच्छा, ये हम बना जैसे अभी बात करते हैं एक्सोसोम की और ये सारी चीज़ें, स्किन का जब ट्रीटमेंट होता है तो उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। हम एक मसाज ऑयल बना रहे हैं एसेंशियल ऑयल के साथ, जो कि स्किन की फाइन लाइंस को ख़त्म करेगा, नेचुरली स्किन को हाइड्रेट करेगा, स्किन को लिफ्ट करेगा, मतलब सैगिंग भी ख़त्म होगी और आपकी रिंकल्स भी ख़त्म होंगी और स्किन पे फ्रेशनेस भी आएगी, जो स्किन को यूथफुल लुक चाहिए वो आएगा। इसके लिए पहले हमने एलोवेरा जेल लिया, 1 चमचा एलोवेरा जेल लेंगे, इसके अंदर नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल डालेंगे 1 स्पून। ये दोनों चीज़ें 1 टेबलस्पून हमने डाली है। चुटकी भर हम हल्दी ज़रूर डालेंगे, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, चुटकी भर ज़रा सी। अब इसमें हम डालेंगे रोज़ ऑयल। रोज़ ऑयल इसके अंदर डाल रहे हैं हम 1/2 टीस्पून, तकरीबन आप समझ लें 20 से 25 ड्रॉप्स, ठीक है, 20 ड्रॉप बहुत होते हैं। फिर दूसरा ऑयल हम डालेंगे नेरोली ऑयल, ठीक है, ये भी हम तकरीबन डालेंगे 20 से 25। ये आराम से मिल जाएंगे सारे? आराम से मिलते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये सारे तेल किसी पंसारी से मत लीजिएगा, एसेंशियल ऑयल वाले से लीजिएगा, इसलिए कि एसेंशियल ऑयल एक अलग चीज़ है, पंसारी जो है वो सारी हर्ब्स को तेल में डाल के रख के दे देते हैं।
तो उसका रिजल्ट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और प्योर एसेंशियल ऑयल जो है उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। और फिर ही हम डालेंगे पचोली ऑयल, ये डालेंगे, ये भी तकरीबन 20 कतरे। इनको आपने मिला के रख लेना है। जिनकी भी स्किन इसलिए कि रिंकल्स आती हैं या स्किन डल हो रही होती है, ड्राई होती है, तभी रिंकल्स आती हैं। अच्छा, इसके लिए एज का मसला नहीं है, किसी की भी स्किन ड्राई है, अब तो सीजन आ रहा है, बहुत ड्राई जिसकी वजह से फाइन लाइंस आ रही हैं, स्किन लूज हो रही है, नेक लूज हो गई, उसके लिए आपने करना ये बना के रख लिया, ये खराब नहीं होगा। इसको आप बाहर भी रख सकते हैं। आपने रोजाना इसका मसाज करना है, सोने से पहले कर लीजिए, घर में जिस वक्त फ्री है आपने लिया, आपने इसको बस अच्छी तरह से बॉडी का, हाथों का, पैरों का, नेक का, बल्कि पूरी बॉडी का आप मसाज कर सकते हैं। आप टीवी देख रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं, कुछ है, आप बैठे इसको मसाज करते रहेंगे इतनी देर के बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद ही बिल्कुल चिकनाहट खत्म हो जाएगी। जितना अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कराएंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। जबरदस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताएं, देखिए हम जो बार बार फाइन लाइंस की बात भी करें, स्किन सैगिंग की बात भी करें, दिस इज नेचुरल, दिस इज नॉर्मल। सो आप लोग ये मत समझिएगा कि अगर आपकी स्किन सैग कर रही है, ये फाइन लाइंस आ रहे हैं, तो ये कोई खामी है। एवरीबडी हैज़ टू एज, सबने जाना है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन वो बात है कि कुछ लोग अपनी गलती की वजह से जल्दी हिट कर जाते हैं इस प्रोसेस को। लड़कियां स्पेसिफिकली जब बहुत ज़्यादा ही कुछ छेड़ाछाड़ी करी होती हैं, 3 चीज़ें जो आप मना करेंगी लड़कियों को कि ये नहीं करनी, वो देखिए ये जो आप कह रहे हैं ना, जो हम डिस्कस करें कि वक्त से पहले एजिंग का प्रोसेस शुरू होना, इसको कहते हैं प्री मैच्योर एजिंग। जब आप धूप में बहुत ज़्यादा जाएंगे, जब आप अपनी स्किन केयर रूटीन के मुताबिक, अपनी स्किन के मुताबिक प्रोडक्ट्स नहीं लगाएंगे, आप अनड्यू फेशियल्स या ट्रीटमेंट्स या एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स कराएंगे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है और आपकी फ्रेंड ने वो कराए हैं या रिश्तेदारों ने कराए हैं, तो फिर आपकी स्किन जो है वो प्री मैच्योर एजिंग और डैमेज की तरफ जाना शुरू हो जाती है। जिस तरह हम बालों पे अगर मुझे हाईलाइट्स नहीं करानी या मुझे बोटॉक्स नहीं कराना या मुझे मेरा बाल एक्सटेंसो के लिए या स्ट्रेटनिंग के लिए नहीं है, बट मुझे कराना है क्योंकि मुझे शादी पे जाना है और मेरी फ्रेंड ने कराया, तो बाल आप देखें हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओवर प्रोसेसिंग बालों में आपके डैमेजेस भी बहुत हो रहे हैं, बाल ब्रिटल हो रहा है। इसी तरह स्किन पे जो चीज़ें जिस स्किन की आप जिस ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है वो आप ना करें। और लेकिन आपको तो पता नहीं, जब खवातीन छोटे छोटे सैलून में भी चली जाती हैं, वो तो उन्होंने को तो बेचना है, वो तो कहती है हाय अल्लाह, एक तो आईब्रोज तो कभी होती नहीं जैसी लोगों की, वो बेचारी सैलून वाली ये बताती हैं अल्लाह मुंह कितने डेढ़ा हो गए, कितने ब्लैक हेड्स हो गए, इतना मैं आपका फेशियल करूँ, लिए लो। देखिए हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा आधा मुंह जो है ना, एक मैस्कुलिन साइड है, एक फेमिनिन साइड है। हमारी कभी भी आईब्रोज आप देखें, हमारी अपनी नेचुरल आईब्रोज भी कभी एक दूसरे से नहीं मिलती। नहीं है। हमारी एक साइड मोटी होगी, एक साइड पतली होगी। आप तस्वीर कभी खींचे, तो हमारा प्रोफाइल, हम प्रोफाइल के थ्रू क्यों तस्वीर खिंचवाते हैं, कोई इस तरह कर रहा होता है, कोई इस तरह कर रहा होता है। सबसे कह रही थी, वो कहते हैं कहाँ बैठे, मैं कहती जो प्रोफाइल ज्यादा अच्छा लगता है उस पे बैठ जाए। तो प्रोफाइल में आपका हो गया, तो आप आ जाइए बैठिए, हमें ज्वाइन। प्रोफाइल वाली बात है, एक मैस्कुलिन साइड होती है, एक फेमिनिन साइड होती है। मैं जब माइक्रो ब्लेडिंग करती हूँ आईब्रोज की, अब आपने मुझे दुविधा में डाल दिया, मैं सोचूंगी मेरी कौन ये कोकी वाली साइड मेरे ख्याल होगी। जब मैं माइक्रो ब्लेडिंग करती हूँ आईब्रोज की, तो जो लोग आते हैं माइक्रो ब्लेडिंग कराने के लिए, तो हमेशा एक आईब्रो फर्क होती है, एक आईब्रो फर्क होती है, तो उसको बैलेंस करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपकी एक साइड जो है वो हल्की सी मोटी है, एक साइड पतली है, सो बैलेंस करना भी थोड़ा सा उसको मुश्किल हो जाता है। 3 ट्रीटमेंट्स वो जो बच्चियों को नहीं कराने चाहिए, मेरे ख्याल में किसी को भी एक नॉर्मल रूटीन में फेस पॉलिश तो करानी नहीं चाहिए। अच्छा, एक अच्छे सैलून पे अगर चले जाएं, सैलून की बात ही हम करते हैं। एक बात ऐड करूं, उसे फेस पॉलिश में भी जो मतलब है कि ओ बाल हमारे गोल्डन हो जाए तो हम उसे मुंह साड़ते हैं, अपना मुंह साड़ते हैं, और जब लाल होता है मुंह सड़ने के बाद तो वो फिर जो छाइयाँ पड़ती हैं, ये होता है। हाँ। कभी भी कोई फेशियल फेस पॉलिश के साथ या फेस ब्लीच के साथ होगा, इसका मतलब वो प्रोडक्ट ही उनका ठीक नहीं है, क्योंकि आपने फेस पॉलिश से गोरा तो कर दिया, अब बाकी आप चाहे मुंह पे जो मर्जी मल दें, गोरी तो होगी। अली जी सोचे ना, वो जो गोरा रंग करने वाली क्रीमें भी लगा रहे थे, उसके बाद फिर वो जो ब्लीच लगाते हैं, ओ माय गॉड, स्किन लिटरली स्किन पतली, आपकी वेन्स नजर आ रही होती है, उस वक्त तो चंद महीनों दूर से मतलब पहचान जाता है, गोरे हो जाते हैं, बट उसके बाद जो एडवर्स रिजल्ट्स आते हैं आपकी स्किन पे, वो देयर इनक्रेडिबल। सो फेस पॉलिश ना करवाएं।
और वो ट्रीटमेंट कराएं जो आपकी स्किन के लिए, आपकी लाइफस्टाइल के लिए मुनासिब है, जो आपकी स्किन को ज़रूरत है। बालों के लिए फिर क्या करें? क्योंकि देखिए ना, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जब आप फेस वैक्स करते हैं तो उससे भी स्किन लूज होती है। नहीं, वैक्सिंग से तो लूज नहीं होती। अगर आप गलत एंगल से वैक्स करेंगे फिर तो ज़रूर होगी। अगर आप अच्छी क्वालिटी की वैक्स यूज़ करेंगे, आजकल तो लाइकॉन वैक्स आई हुई है जो बिल्कुल पेन फ्री है, और उसमें प्रोटोकॉल ही उसका डिफरेंट है। जो नॉर्मल वैक्सेस से उसका प्रोटोकॉल बहुत डिफरेंट, वो पहले ऑयल लगता है, फिर एक स्पेशल डायरेक्शन पे बाल को देखा जाता है, वो पूरी एक साइंस है, और उससे लिटरली हेयर ग्रोथ ख़त्म हो रही है। ओके। फाइन, पहले मोटा बाल होता है, फिर फाइन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जहां आप महीने में एक दफ़ा वैक्स कराते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता 3-3 महीने 4-4 महीने आपको वैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे वो मुंह हो चाहे वो आपके। तो ये लेज़र से ज़्यादा बेहतर है फिर? सॉरी, ये लेज़र से ज़्यादा बेहतर है फिर? अब इट अगेन डिपेंड्स। अगर तो आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं तो फिर तो आपको हार्मोनल प्रॉब्लम अपना ठीक कराना है। जो अंदर फैक्ट्री लगी हुई है एक बाल प्रोडक्शन की, पहले वो ठीक करेंगे, फिर उसके बाद आपको लेज़र अफेक्ट करेगा या वैक्स अफेक्ट करेगी। ठीक है, ठीक। पहले अपनी इनर हेल्थ ठीक करेंगे, इनर हेल्थ के बाद फिर आप कोई भी और वो करेंगे। और दूसरी चीज़, और कौन सा ट्रीटमेंट? और ये जो स्पेसिफिकली बात है इलेक्ट्रोलिसिस भी जो है, और वो जो लेजर्स के बालों की ट्रीटमेंट, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस कैसा है? इलेक्ट्रोलिसिस देखें, इलेक्ट्रोलिसिस तो इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ हेयर रिमूवल, और इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो परमानेंट रिजल्ट देता है। इवन वाइट बाल को वो ख़त्म करता है। लेज़र जो है वो सिर्फ काले बाल को प्रमोट वो करता है, कम करता है। लेज़र जो है वो बिल्कुल रुआ वेलस हेयर जिसको कहते हैं उसको ट्रीट नहीं करता। हाँ। सो उस वेलस बाल के लिए मेरे ख्याल में लाइकॉन वैक्स बहुत ज़रूरी है। और अच्छा, आजकल एक और बड़ा ट्रेंड चला हुआ है जो मैं मना करूँगी, जो आप कह रही हैं बच्चियों को, डर्मा प्लेनिंग। जो ये टिंकल रेजर और ये पिंकल रेजर है, ये एक न्यूसेंस बना हुआ है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में सब कह रहे हैं कि नहीं जी करें नहीं। देखें, डर्मा प्लेनिंग जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको एक स्पेशल तरीके से किया जाता है। यहाँ पे हम रेजर कर रहे हैं, हम वो टिंकल कर रहे हैं, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, और लोग मेरे पास आ रहे हैं जो कि वीक में एक दफ़ा करके आ रहे हैं। वो 6 महीने 7 महीने में एक दफ़ा होती है, और वो बालों के लिए नहीं होती, वो होती है डेड स्किन रिमूव करने के लिए। ओके। हमारा मकसद कुछ और होता है, हम उसको ले कहीं और जाते हैं और फिर हमारे स्किन के सत्यानाश होते हैं। डर्मा प्लेनिंग इज मेंट टू रिमूव डेड स्किन एंड नॉट द वेलस हेयर। जब आप एक इंस्ट्रूमेंट के साथ स्किन पे करेंगे तो बाल भी नेचुरली जाएगा। बिल्कुल, हाँ। बट वो बेसिकली डेड स्किन, जितनी डर्मा प्लेनिंग आपकी अच्छी होगी डेड स्किन उतारने के लिए, उतना आपका जो ट्रीटमेंट आपने किया है, चाहे वो हाइलुरोनिक इन्फ्यूजन है, चाहे वो माइक्रो नीडलिंग है, चाहे वो क्रायो है, कुछ भी है, ग्लास स्किन है, वो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा देता है क्योंकि डेड स्किन उतार लेती है सारा। बट साथ वेलस बाल भी जाता है। अच्छा, दूसरा ये हमारे बालों का टेक्सचर है मोटा और काला। ये ट्रेंड चलते हैं गोरों की मुल्कों से, उनका बाल होता है फाइन पतला विद इंग्लिश टोन, और हम वो ट्रेंड्स अपने आप पे जब फॉलो करते हैं तो हमारी स्किन में बहुत एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। हम रोज रेजर करना बैठ जाएं तो मैं तो मर्द बन जाऊंगी। बिल्कुल सही बात है। और हमारा बाल मोटा है, हमारी आईब्रोज के बाल मोटे हैं, जब हम वो बाल रोज शेव करना शुरू करेंगे तो मुंह पे तो दाढ़ी निकलेगी ना बेचारी। बिल्कुल बिल्कुल। असल में जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं, हुदा वगैरह सारे ये दिखा रहे होते हैं कि वो मेकअप से पहले वो बंद करेंगे, बाल रिमूव करेंगी, तो लड़कियों को लगता है अगर हुदा ने दिखा दिया तो हुदा रोज बैठ के तो अपनी टिंकल नहीं कर रही ना, वो तो करेगी जब वीडियो बनानी होगी, जब मेकअप करना होगा। हम समझते हैं वो रोज करनी है। तो अब तो बंदा, मैं खुद पहचान लेती हूँ जब पूछती हूँ कि आप खुद माइक्रो क्या डर्मा प्लेनिंग कर रही? हाँ, मैं तो रोज शेव कर लेती हूँ। मैं क्या, बट व्हाई आर यू डूइंग दिस टू योरसेल्फ? स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। मैं क्या, अभी तो स्किन अच्छी है, बट कुछ ये भी सोचो कि बाल तुम्हारा मोटा है, कल दाढ़ी मूछ निकल आएगी, फिर तुम परेशान होगी, लेजर के लिए भी भागती फिरोगी। दैट इज सो ट्रू। उससे देखिए ना, गलत डायरेक्शन में बाल भी निकलते हैं, और हर रोज आप अपनी स्किन की लेयर रिमूव करें तो प्रोन टू इन्फेक्शंस भी हो रही है, और इतने फिर आप क्रीम्स लगा रहे हैं तो, और सन ब्लॉक आपने यूज नहीं करना, उसी तरह आपने भागते फिर इतनी गर्मी में ये हीट वेव्स भी नॉर्मल हीट वेव्स तो नहीं है, तो आपकी स्किन को काला भी करती है, स्किन पे डार्कनेस आ जाती है, वाइट पैचेस आ जाते हैं। अच्छा, मजे की बात है, अब हकीम साहब ने भी बताया, उम्मे ने भी बताया, इन्होंने टमाटर का बताया, इन्होंने बाकी जो चीजें बताई हैं वो बताई।
अब वो डर्माप्लेनिंग करेंगी उसके बाद फौरन टमाटर लगा लेंगी। टमाटर इज फुल ऑफ विटामिन सी। अब आप वो लगा के धूप में निकल गए, चूल्हे के आगे आपने 2 हांडी में जाके डोइयां मारी तो आपकी स्किन तो ऊपर बर्न हो गई, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें बैरियर खत्म कर दिया ना अपने स्किन का। मेल और फीमेल का फर्क जो है वो हार्मोन से है। जिन खवातीन में मेल हार्मोन हर औरत में होता है, वो अगर हम ट्रीटमेंट देते रहें तो बाद औक़ात उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन एक औरत में कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। जितना टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा उतने चेहरे पे बाल आएंगे, जिसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। आजकल कितनी प्रॉब्लम है हमारी छोटी बच्चियों में, दाढ़ी मूछें, ये रिंकल रेजर हो गया और अनड्यू वैक्सिंग जिसकी जरूरत भी नहीं है, जस्ट ग्लो के लिए। रुआ एक नेचुरल, मतलब अल्लाह मियाँ ने इतनी कुदरत बना दी, उसको नहीं पता था कि मुझे रुआ बनाना है कि नहीं बनाना। नाक के बाल किस लिए बनाए हुए हैं? वो भी औरतें आके वैक्स करा रही होती है। अरे भाई क्यों करा रहे हो? ये फिल्टर है हमारे नाक का जो चीजें रोकेगा अंदर जाने से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा फिल्टर प्रोसेस है पूरा फिल्टर प्रोसेस है ये। आगा साहब, आप कौन सी 3 चीजों से मना करेंगे कि ये नहीं करना? जितने भी ये ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट है, मेरा अपना ख्याल ये है कि 14 साल से पहले, शायद अगर मुझसे कहें तो मैं कहूँ 20 साल से पहले कभी किसी चीज़ को हाथ ही ना लगाएं। जो करना चाहिए वो 2 चीज़ें। सुबह के वक्त जब सोकर उठें तो अपने आप को 10 मिनट दें। दोनों पैरों को इस तरह मिला लें कि एड़ी से एड़ी और पंजे से पंजा मिल जाए। बिस्तर पर लेट कर घुटनों को जितनी दूर ले जा सकें लेकर जाएं और वापस ले आएं, फिर ले जाएं, फिर वापस। ये 10 टाइम्स कर दें। इससे न सिर्फ ये कि मसल्स बेहतर होंगे, लोअर बैली संभलने में आसानी होगी और नाफ तक हमारा जिस्म बेहतर हो जाएगा और हार्मोन की मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी। साइकिल की तरह 5 मिनट तक अपने पैरों को चला लें, या आपने अपना टाइम दे दिया। उसके बाद खड़े होकर वो जो बच्चों की एक्सरसाइज है ना, 1 2 3 4, ये हर औरत को रोजाना सुबह लाजमी करनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, सबसे ऊपर सबसे नीचे 5 टाइम, राइट लेफ्ट 5 टाइम, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम। ये करके तो देखें सर्कुलेशन। अब ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये छोटी छोटी सी हैं, लेकिन ये सर्कुलेशन, ये तो वो एक्सरसाइज है बचपन में स्कूल जाने से पहले भी आ रही होती थी। मैं तो ये सोच रही हूँ पीटी जब करते हुए भी आ रही होती थी। बात ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो लोकली सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को इंक्रीज करेंगी। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बटरफ्लाई लेट कर और खड़े होकर के ये बच्चों वाली स्कूल एक्सरसाइज पीटी वाली, ये सिर्फ ये कर लीजिए, आपके जिस्म में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। पानी का ख्याल कीजिए, खाने का ख्याल कीजिए। गट हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। जो खाएंगे वैसे नजर आएंगे, जो खाएंगे वो जहर बनकर नहीं लगेगा। सही। आप बताएं किस 3 चीज़ों से मना करेंगी सारा? मैं जो है अनडी प्रोसीजर से मना करूंगी। बहुत सारी बच्चियां आती हैं जो कहती हैं हमें बोटॉक्स कर दो, मेजेटर ब्लॉक कर दो, माई लेकर आ रही है। ये कौन सा ट्रीटमेंट है भाई? देखिए, कहती हैं कि भाई हमारी मेजेटर ब्लॉक कर दो ताकि बिल्कुल स्टिफ अच्छी सी स्माइल आए। फिलर्स, बच्चियों को फिलर्स कराने का बहुत शौक हो रहा है। बात काटूं, शादी से पहले ये ट्रेंड चला हुआ है कि बेबी बोटॉक्स लगा दो, तो पता नहीं कौन, शादी से पहले कौन से बोटॉक्स होते हैं भाई? बोटॉक्स है जो आप बेबी बोटॉक्स है जिससे आपकी स्किन बिल्कुल लिफ्टेड नजर आती है। मेजेटर ब्लॉक होते हैं तो आप स्माइल बिल्कुल आर्टिफिशियल, जरा बेटा खोल के स्माइल नहीं करी, ऐसे नहीं आता बेटा, बिल्कुल ऐसे ये बच्चियां लगवा रही हैं। आप मेरी चिन ऑगमेंटेशन कर दे, तो मैं इन चीज़ों से हमेशा मना करती हूँ कि मैं अननेसेसरी प्रोसीजर्स बिल्कुल आप लकड़ की हो जाएंगी, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं करना। हाँ। नहीं, मतलब मैं अननेसेसरी प्रोसीजर्स बच्चियाँ जो आती हैं उनको मना कर देती हूँ कि प्लीज़ डोंट गो फॉर अननेसेसरी प्रोसीजर्स। महीने में 1 दफ़ा आप सेशन लें, किसी भी चीज़ का सेशन लेना है। लेज़र के लिए आती है तो हर 10 दिन बाद लेज़र, नो, आई डायरेक्टली से नो टू अननेसेसरी अनड्यू प्रोसीजर्स। मैं कहती हूँ खाने पीने का इंटेक अच्छा रखें, वाटर इंटेक अच्छा रखें, एक स्किन केयर अच्छी रखें जिसमें स्किन केयर में भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ना हो। और सोशल मीडिया से आप ये जैसे सिरम्स हैं, ये सिरम ले लिया, दिस इज़ बैड। एंड पील्स, आई ऑलवेज से नो टू पील। घर में लोग पील कर करके स्किन को सेंसिटाइज कर देते हैं। उम्मीद आप किन चीज़ों से मना करेंगी? सबसे पहले जैसे भी ज़ारा ने कहा कि एक तो जो भी ओवर प्रोसीजर्स ओवरडू नहीं करना चाहिए। लेकिन पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट, एक ही चीज़ को मना करूँगी कि खुदा के वास्ते टिकटॉकर्स को फॉलो ना करें, मतलब स्किन केयर में प्लीज़। इसलिए कि टिकटॉकर, इन्फ्लुएंसर सब पैसे लेके आज हमें भी कोई दे देगा, आप बेचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो सब आप अपनी स्किन को बर्बाद कर रहे हैं।
और मैं कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ ये कर ले, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप आपके पास आसपास जो भी डॉक्टर है, सिटिशियन है, उनके पास जाएं, कंसल्ट करें, अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें, देन उसके बाद जो भी चीज़ बताई जाए उसको यूज़ करें। बस इसका ख्याल रखें। और एक अपना थेरेपिस्ट रखें, एक डॉक्टर रखें या एक थेरेपिस्ट रखें जिसके पास जाएं, और 6 महीने से साल लगता है स्किन को ठीक करने में। वो पहले उनके पास जाएंगे, फिर उन्हें पूरे पर्चे लेके आते हैं कि जी मैं इनके पास। अब आप किसी को बुरा नहीं कह सकते क्योंकि हर कोई अपने माइंड के मुताबिक उस क्लाइंट को डील कर रहा है। बहन टिक्की करी बैठती है नहीं, अब आज की सबर का काम ले, यू नो। मैं आपको दवाई सजेस्ट कर रही हूँ, मुश्किल से मिलेगी आपको, लेकिन कर ले तो सबर। 6 महीने सबर का। 30 साल का बुढ़ापा 2 दिन में या 1 महीने में तो नहीं जाएगा। 30 साल से एक पिगमेंटेशन को लेके घूम रहे हैं। बच्चे मार रहे हैं नेगेटिव वाले। उम्र राहील ने अम्मा मार दी कि टिकटॉक को यूज प्रोफेशनलिस्ट के पास जाओ जो समझता हो, जिसके ऊपर एहसास जिम्मेदारी। जैसे मैं कहती हूँ ना कि सोर्स, आपका सोर्स क्या है, आप कहाँ से जाके तालीम हासिल कर रहे हैं, कौन आपका उस्ताद है, दैट मैटर्स अ लॉट। सही बंदे के पास जाएं, ऑथेंटिक बंदे के पास जाएं। इसलिए जो हम कोशिश इतनी मेहनत करके पैनल जमा करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं, हमारी जिम्मेदारी भी होती है। तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।